ऊपरी सिरे से जादू दर्पण में संयोजन का क्रम होगा। इंटरफेरेंस पुष्पेंद्र जी, दो हम देखते हैं संपोषी और विनाशी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, जहां पर परिणामी प्रकाश की तीव्रता अधिक संपोषी, जहां पर न्यूनतम या जीरो होती है विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो जल्दी से आंसर भी करते चलें, फिर आपके जैसे आंसर आने शुरू हो जाएंगे, मैं यहां पर सॉल्व करना क्वेश्चन को शुरू कर दूंगा और साथ साथ आप अपने जो आंसर है उनको मैच करते रहना कि कितने सही हुए कितने गलत हुए। ठीक है, अच्छा आंसर आने लगे हैं सी डी डी सी, सी और डी में से ज्यादा कुछ आंसर आने। अच्छा द प्रश्न लिखना नहीं है, प्रश्न की ये जो क्वेश्चन है उनकी तो पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर मैं जो साइड में नोट करता हूं वो आप आंसर के फॉर्म में या उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में नोट कर सकते हैं। अच्छा, ज्यादा जनों का डी आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है, बीच में युवराज जी का ये भी आया है। अब देखो एक बात, चलें स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। जादू दर्पण है, तीन अलग अलग साइज दिख रही है उस बच्चे को, दैट मींस एक बात तो है कि वह दर्पण एक समान रूप से तो नहीं है, उस दर्पण के तीन अलग अलग भाग हैं, तीन अलग अलग भागों से मिलकर बना हुआ दर्पण है। पहले मैं उसको अपना सिर तो क्या है बड़ा दिखाई दे रहा है। अच्छा, हम बात करते हैं कि समतल दर्पण में सामान्यतया जब हम बात करते हैं दर्पणों की, तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु से या वस्तु के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में हम देखते हैं कि जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा होता है हमेशा। अवतल दर्पण में अगर मैं बात करूं तो वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हमने वस्तु को रखा कहां पर है। ठीक है, अगर 2f पर रखते हो तो वस्तु के बराबर, 2f से अनंत के बीच में कहीं रखते हो तो बड़ा, और 2f से अगर फोकस या प्रकाश केंद्र तक रखते हो तो वस्तु से छोटा दिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं अवतल दर्पण में, तो ये पहला है कि सिर बड़ा दिखाई दे रहा है। देखो, उत्तल दर्पण में सिर कभी बड़ा तो हो नहीं सकता, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा होगा, समतल दर्पण में भी हमेशा बराबर होगा। तो अगर बड़ा दिखाई दे रहा है तो एक बात तो तय है यहाँ पर कि ऊपर वाला जो भाग होगा वो ना तो समतल होगा ना उत्तल होगा, क्या हो सकता है? अवतल दर्पण जरूर हो सकता है। और ऐसा हम ऑप्शन देख रहे हैं, पहला ये जो पहला अवतल होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन केवल डी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे वाले भी चेक कर लेते हैं। मध्य भाग समान आकार का, यानी बीच वाला ये जो भाग है ऊपर वाला, तो ये तो हो गया अवतल कॉनकेव। बीच वाला अगर बराबर दिखाई दे रहा है तो ध्यान रखना कि बीच वाला बराबर तो अवतल में भी दिखता है, बराबर समतल में भी दिखता है, लेकिन चूंकि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, इसलिए समतल कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर अवतल देता तो हो सकता है अवतल भी, लेकिन चूंकि अवतल दिया नहीं है हमें यहाँ पर, इसलिए हम समतल कर रहे हैं। तो ये दूसरा भाग समतल या प्लेन मिरर, ये अवतल कॉनकेव। और लास्ट वाला यानी पैर वाले भाग जो देखती है, पैर छोटे देखती है, और छोटा प्रतिबिंब हम जानते हैं उत्तल से भी बनता है अवतल से भी बनता है, लेकिन हमें यहाँ पर उत्तल दिया है अवतल दिया नहीं। तो कर सकते हैं कि सबसे नीचे वाला भाग कैसा, उत्तल दर्पण से बना, यानी कॉन्वेक्स मिरर से बना। तो ऐसा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है ये डी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कईयों का सी भी आ रहा था, ज्यादातर जो आंसर आए हैं वो सी और डी के बीच में आए। ठीक है, कर सकते हैं। तो यहां हम बात कर सकते हैं कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अवतल होता तो ध्यान रखना, यहां पर चूंकि अवतल दिया है, दोबारा यहां पर सब में कॉम्बिनेशन देख लो, समतल उत्तल अवतल तीनों एक एक बार आए हैं, किसी में भी रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए हम समतल ही मान रहे हैं यहां पर। ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, किसी निकट दृष्टि दोष या ऐसे कह सकते हैं मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर पर है। दूरबिंदु यानी फार पॉइंट दिया है आपको 80 सेंटीमीटर। इस दोष को संबोधित करने के लिए यानी ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता होगी, यानी लेंस कैसा होगा और इसकी फोकल लेंथ या क्षमता क्या होगी, पावर कितनी होगी, जल्दी से बताएं। इंद्रधनुष किया ना, राम महाराज कहां थे भाई? इंद्रधनुष तो हो गया। तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शन भी हैं, जल्दी से आंसर बताएं। तीनों अवतल होते तो फिर हम उस ऑप्शन को कंसीडर करते। ठीक है, अच्छा आंसर आ रहे हैं बी, ए, बी, डी भी आ रहे हैं, बी राइट कह रहे हैं। अच्छा चलो एक बात तो यहां पर देख लेते हैं कि क्या है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हम कैसा लेंस यूज करते हैं? अवतल, अपने पढ़ा है कॉन्केव। निकट दृष्टि दोष में क्या करेंगे? अवतल लेंस का यूज करेंगे चश्मे में, और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है, शक्ति जो होती है, वो क्या होती है? माइनस में डायोप्टर में आएगी। तो ये प्लस वाले तो वैसे ही हटा दो, प्लस वाले तो ऐसे ही हटा दो। ए और डी तो होगा नहीं, बी और सी में से आना चाहिए। तो ए और डी जिनका आ रहा है वो थोड़ा सा वापस ध्यान से पढ़ें कि किस तरह से क्वेश्चंस में से या आंसर में से ऑप्शन को हटा के एक्सक्लूड कर सकते हैं। चलें, जो मैंने आपको तरीका बताया भी था वही फॉलो करते हैं। 1/f बराबर 1 जहां तक व्यक्ति का अभी दूरबिंदु या नियर पॉइंट जहां पर भी है, यानी जहां तक वो देख सकता है, माइनस और प्लस में 1 जहां तक वो देखना चाहता है, सामान्य व्यक्ति के जैसा देखना चाहता है। सामान्य व्यक्ति का जो बात करते हैं दूरबिंदु कहां पर होता है, तो अगर हम बात करते हैं दूरबिंदु कहां पर होता है? अनंत पर। तो यहां पर ध्यान रखें कि 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है तो बाद में भी 100 कर सकते हैं, चाहो तो अभी भी 100 कर लेना, माइनस 180 प्लस 1 जहां तक देखना चाहता है। कहां तक देखना चाहता है? सामान्य व्यक्ति के जैसे। भाई ठीक करना मतलब सामान्य व्यक्ति के जैसा, और सामान्य व्यक्ति का जो होता है दूरबिंदु कहां पर होता है? अनंत पर। सामान्य व्यक्ति के लिए फार पॉइंट यानी दूरबिंदु कहां पर होता है? अनंत। यहां रख देते हैं अनंत। 1/अनंत क्या हो जाएगा? 0। तो 1/f बराबर आ जाएगा आपके पास -1/80। और शक्ति की बात करें तो P बराबर यही होता है 1/f। तो ये हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में है 80 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे -100/80। तो ये आ जाएगा -1.25 -1.25 अवतल लेंस। ठीक है, कॉन्केव की पावर नेगेटिव होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूरबिंदु कहां पर होता है? अनंत पर। तो ये यहां पर अपने अनंत लिख दिया। तरीका देखो, हमेशा ये वाला फॉर्मूला ऐसे दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए फॉर्मूला हमेशा इसी तरह से यूज करना। -1 जहां तक देख पा रहा है, प्लस 1 जहां तक देखना चाहता है। ठीक है, कर सकते हैं बी अवतल लेंस। ठीक है,
1.25 डायोप्टर। देखो ये उत्तल लेंस की तो -0.25 या वैसे अगर कह सकते हैं माइनस में तो ये होती ही नहीं है, उत्तल लेंस की प्लस में होती है। ये यहाँ पर प्लस में दे रखा था, लेकिन उत्तल लेंस का प्लस में होता है, चलो। लेकिन हमें चश्मा कैसा यूज करना है, अवतल वाला। अवतल वाले 2 ही दे रखे और हमें पता है अवतल का ही माइनस में होता है। तो अगर इतना सॉल्व नहीं करते, थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी करते आप, तो भी ऑप्शन में से कभी कभी खेल जाया करो। कभी कभी ऑप्शन से ही आप आंसर निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। हाँ, कईयों ने भी बताया था, तो जिन्होंने भी बताया आप अपनी तरफ से ये मान लेना कि मैंने आप सभी का नाम ले लिया, ठीक है। काफी सारे जब आंसर आते हैं तो सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं होता, समझते होते। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अभी थोड़ी देर पहले किसने पूछा सर इंद्रधनुष हो गया क्या, तो कहां भाई, किस दुनिया में रहते हो, ये सब हो गया है। अच्छा, 1/25 या 1 अनंत रखने में कंफ्यूजन होता है, केदार तिवारी जी कह रहे हैं। तो देखो, जब वो दूर दृष्टि दोष बोलेगा तब तो 1/25 रखना है, और जब निकट दृष्टि दोष बोलेगा तब 1 अनंत रखना है, ठीक है। हाँ पुष्पेंद्र जी, सेम रहेगा वो, ठीक है। अच्छा, इसके आंसर आने लग गए हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? किस कारण से इंद्रधनुष बनता है? अपवर्तन और प्रक्षेपण, यानी अपवर्तन बोले तो रिफ्रैक्शन, प्रक्षेपण बोले तो ये कलर डिस्पर्जन या जो कलर डिस्पर्जन या वर्ण विक्षेपण जो कहते हैं वो है। पहले आंसर आ रहे हैं पूरा। मीना जी, ये भी कहां से ला रहे हो भाई? युवराज मीना जी कह रहे हैं ये इंद्रधनुष के कारण मैंने आपको बताए थे भाई। इंद्रधनुष जब बनता है तो 3 परिघटनाएं होती हैं, प्राथमिक द्वितीयक इंद्रधनुष दोनों बताए थे। रंग किस ऑर्डर में होता है ये भी बताए थे। जब इंद्रधनुष बनता है तो कौन कौन सी परिघटनाएं होती हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, और ये 7 रंगों में बट जाती है, यानी वर्ण विक्षेपण भी होता है, कलर डिस्पर्जन भी होता है। अब इन चारों ऑप्शन में से सबसे सही आंसर कौन सा है, जल्दी से बताएं। डी 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 डी, ज्यादा का डी आ रहा है। इंद्रधनुष का कारण देखो अपवर्तन होता है, सही बात है, और कलर डिस्पर्जन भी होता है, सही बात है। लेकिन यहां पर हम बात करें प्रकीर्णन तो होता ही नहीं, ये तो हटा ही दो। विवर्तन होता नहीं है, ये भी हटा दो। अगला है पूर्णांतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। यहां पर ध्यान रखना कि अगर इन 3 में से भी आपको एक चुनना पड़े कि सर कौन सा होगा, इन 3 में से केवल एक पूछे तो आपका आंसर पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। यानी पूर्णांतरिक परावर्तन तो रखना ही रखना है, और साथ में अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण जैसी परिघटनाएं भी होती। यहां जो ऑप्शन है ना डी, पूर्णांतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, कलर डिस्पर्जन और ये टीआईआर, तो आंसर होगा, ध्यान रखना, डी, ऑप्शन डी, जो अधिकांश स्टूडेंट्स ने सही बताया। ऑप्शन डी, मैंने ये आपको क्लास में भी बताया था, याद करना। मैंने कहा कि अगर कुछ एक चूज करना हो, भाई उपरोक्त सभी आ जाए तो सभी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उपरोक्त सभी नहीं आया और कोई एक चूज करना पड़े तो ये अपूर्णांतरिक परावर्तन को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का डी आया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस, अवतल लेंस, जल्दी से अगला क्वेश्चन देखें। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? जब अवतल लेंस की बात करते हैं तो ये प्रकाश किरणें इससे अपवर्तित होने के बाद अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। ये कभी भी आपस में मिलने वाली तो नहीं है और मिलती नहीं है, लेकिन अगर हम इन्हें पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये कहीं यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब जब प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक तो होगा नहीं, कैसा होगा? आभासी, वर्चुअल। वर्चुअल है तो हमेशा कैसा होता है? सीधा, अपराइट। अब यहां पर हमें बात करनी है कि अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा ध्यान रखना। फिर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे सर अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण याद नहीं रहता अलग अलग। तो मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं कि आप तो अगर उत्तल दर्पण जो गाड़ियों में शीशा लगा हुआ रहता है केवल उसको ध्यान रखो, कॉन्वेक्स मिरर को, गाड़ियों में जो शीशा लगा हुआ रहता है केवल इसको भी ध्यान रखो तो भी काम चल जाएगा। कैसे? इसको आप हमेशा दिमाग में रख सकते हो क्योंकि ये प्रैक्टिकली आपने देखा होता है। इसको लेंस वगैरह को प्रैक्टिकली आपने वो मैग्नीफाइंग ग्लास देखा तो होता है, उससे आपने काम केवल वो पेपर को जलाने का किया, कभी भी उससे जो बनने वाले प्रतिबिंब को नहीं देखा। लेकिन हाँ, उत्तल दर्पण से जो ये प्रतिबिंब बनते हैं, जो गाड़ी में साइड वाला ग्लास होता है, मिरर होता है, उसको आपने जरूर देखा होता है। उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? सीधा, छोटा और आभासी। और एक चीज मैंने आपको ये जरूर बताई कि जो उत्तल दर्पण में बनता है वो अवतल लेंस में यानी कॉन्केव लेंस में बनता है। तो अब देख लो, अगर उत्तल दर्पण याद करोगे तो अवतल लेंस का अपने आप आ जाएगा। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? सीधा, छोटा, आभासी। सीधा और आभासी तो अपन ने ये लिख लिया, छोटा उत्तल दर्पण, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में भी जो टर्म्स है वो कुछ इंग्लिश में भी बोल दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से ध्यान रखूंगा, ठीक है। आगे बात करें तो अब आंसर बता दो जल्दी से। वास्तविक और सीधा यानी एक्चुअल और अपराइट तो कभी बनेगा नहीं। वास्तविक और सीधा ये कॉम्बिनेशन ही गलत है वैसे तो। वास्तविक कभी सीधा नहीं होता, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, बताया मैंने, ठीक है। अपवर्तन परावर्तन ये तो परिघटना आ गई, इनको तो हटा ही दो इस ऑप्शन को। वास्तविक और अपवर्तन ये भी परिघटना आ गई, इसको भी हटा दो। आभासी और सीधा, तो सही ऑप्शन आएगा बी, आभासी, सीधा। और एक और चीज जोड़ देते हैं, वस्तु से छोटा, बी कर सकते हैं। वास्तविक हम देखते हैं ना उत्तल लेंस में या अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। वास्तविक उनमें बनते हैं, उत्तल लेंस वो जो मैंने बताया था ना, अनंत पर, अनंत और 2f के बीच में, 2f पर, 2f और फोकस के बीच में, फोकस पर, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सीवी रमन 1930 में नोबेल प्राइज मिला, ये भी मैंने क्लास में आपको बताया ही है। इन्होंने रमन प्रभाव की जानकारी दी और ये जो रमन प्रभाव था प्रकाश के अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन पर आधारित, जिसमें क्या बताया था कि प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ, प्रकीर्णित या स्कैटर्ड लाइट, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, या सॉरी तरंगदैर्घ्य, तीव्रता नहीं, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ, अलग होती है।
ये अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहलाया। आंसर आ रहे होंगे। ज्यादातर का आंसर आ रहा है सी। देखो, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन नहीं है, विक्षेपण नहीं है, डेविएशन नहीं है, प्रकीर्णन, हाँ ये प्रकीर्णन जरूर है, परिक्षेपण भी नहीं। ठीक है, परिक्षेपण ध्यान रखना कि जैसे अलग अलग कलर में विभाजित होने को परिक्षेपण भी कह देते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन में भी कौन सा, मैंने दो प्रकार बताया आपको, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन अलग होता है, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन को इन इलास्टिक स्कैटरिंग भी कहते हैं। ठीक है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग कह सकते हैं। एग्जाम क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, एक मिनट ऊपर करना, कमेंट्स ऊपर करना एक बार। विक्षेपण डेविएशन यानी मूल पथ से विचलित हो जाना, एक बार ऊपर करना ये। हाँ एक मिनट। वर्षा यादव जी, क्या तसल्ली थी पहले तो ये बताएं। लेवल 1 ये लेवल 2 का है। ठीक है, लेवल 1 का ये कोर्स नहीं है। फिर सुनवाई क्यों नहीं? जैसे आपको जो टेक्निकल टीम का इशू है वो टेक्निकल टीम के इश्यूज में करंट लाइव क्लास में आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। और पूरे 1 महीने तो ये देखो, आप अपनी निजी समस्या यहाँ पर शेयर ना करें। आपकी निजी समस्या कुछ भी हो सकती है। अगर सभी अपनी निजी समस्या करेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा कब? आपको पता है क्लास में कितना कमेंट्स आते हैं? मोर देन 2000 कमेंट्स आते हैं। और ऐसी निजी समस्याओं पर मैं फोकस करने लग गया यादव जी, तो बस क्लास में फिर पढ़ाई नहीं होगी। ये लेवल 2 है, लेवल 1 की अलग क्लास है। बात करते हैं, ऐसे मत करो, ऐसे अननेसेसरी कमेंट मत करो, पढ़ाई पर ध्यान रख लो। मैं बर्तन धोऊं, मैं किसी का झाड़ू पोछा करूं, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है। ये प्रॉब्लम्स या अपनी निजी समस्या यहाँ पर मत शेयर किया करो। ठीक है, वन विक्षेपण और विक्षेपण एक ही है शिवानी जी, ध्यान रखें। हाँ, एसएससी के लिए है ये। सोलर सिस्टम जब हम डेक वगैरह की बात करेंगे तब बात कर लेंगे। ठीक है, और आपके जो एग्जाम आपने अगर कोर्स असाइन कर रखा है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लेवल असाइन किया जाता है। हाँ, अगर आपने 99 वाले बैच में लिया है तो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अलग अलग एग्जाम है। ये लेवल 2 की क्लास है। लेवल 1 में ध्यान रखना, जो स्टेट टीसीएस, एसआई वगैरह, आरओ का एग्जाम, यूपीएससी, आईएएस वगैरह के, वो क्लासेस वहां चलती है। क्या बात करते हैं, ऐसी बात मत क्या करो, परेशान खुद होते हो। अपनी परेशानी देखो, लोग आपकी परेशानियों में इंटरेस्टेड नहीं होते, सोल्यूशन निकालो उनका कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, पहले भी बताया मैंने। दो ऐसे आते हैं यहाँ पर कंडीशंस। एक कंडीशन आती है जिसमें स्वयं का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी इंग्लिश में बता दो, अगर एक व्यक्ति है जो पूरा अपना कंप्लीट इमेज देखना चाहता है सिर से लगाकर पैर तक, तो जो प्लेन मिरर होगा उसकी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, स्वयं का पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो दो कंडीशंस मैंने लिखवाई हैं। तो दर्पण की ऊंचाई, जो व्यक्ति की ऊंचाई है उसका आधा होनी चाहिए कि आधी। और अगर दर्पण में पीछे की दीवार को पूरा देखना चाहे तो दीवार की ऊंचाई का 1/3। ये दो कॉन्सेप्ट अपने क्लास में पढ़े भी थे। ठीक है, यहां ऊंचाई खुद को देखना चाहता है। जैसे अगर व्यक्ति की हाइट 6 फीट है तो जो समतल दर्पण कम से कम 3 फीट का होना चाहिए, यानी आधा होना चाहिए। तो जितनी व्यक्ति की ऊंचाई है उस ऊंचाई का क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऊंचाई के बराबर, ऊंचाई का आधा, ऊंचाई का 1/4, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कर सकते हैं ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, ऑप्शन बी सही रहेगा। और ज्यादातर का आंसर बी है। सी कैसे आ रहा है सुमन चौहान जी? एक चौथाई कहां पर ला रहे हो भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? भाई अगर हम बात करते हैं, जब पृथ्वी से देखते हैं किसी भी समय आकाश को, तो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। हाँ, दिन के समय आकाश नीला दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त यानी सनराइज और सनसेट के टाइम वो थोड़ा सा ऑरेंज, यानी लाल, ऑरेंज और येलो का मिश्रण दिखाई देता है, लगभग ऑरेंज कलर होता है। ठीक है, अपॉन 3 वाला किया है ना क्लास में, अपॉन 3 वाला अपनी क्लास में किया भी। ठीक है, और बटा 2 वाला भी मैंने दोनों कंडीशंस क्लास में बताई है। तो अगर हम बात करें कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा, तो सुनना, देखो अंतरिक्ष में और पृथ्वी से देखने में अंतर क्या आता है। जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं या कोई भी अंतरिक्ष यात्री वहां से अंतरिक्ष से आसमान की ओर देखता है तो वह उसे काले रंग का दिखाई देता है। कारण इसका देखो, सुनो कि जब हम बात करते हैं पृथ्वी से तो सूर्य का जो प्रकाश आता है और ऊपर जो आसमान है या आकाश है, स्पेस में आकाश की अगर मैं बात करूं यहां से पृथ्वी से, तो जो सूर्य की प्रकाश किरणें आती हैं इनमें हम देखते हैं कि दिन के समय तो नीला दिखाई देता है और सनराइज और सनसेट के टाइम यानी सूर्योदय और सनसेट के टाइम ये लगभग नारंगी पीला दिखाई देता है, ऑरेंज कलर का। ये जो दोनों कारण है ये तो है प्रकीर्णन के। प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश किस रंग का दिखाई देता है, चाहे नीला चाहे उसकी ऑरेंज की बात करूं। और प्रकीर्णन किससे होता है? देखो यहां पर क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल में धूल मिट्टी के कण भी होते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें भी होती है, जिनके कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अब जब हम बात करते हैं अंतरिक्ष की, तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं होने से, माध्यम नहीं तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होगा। और ऐसे में जो अंतरिक्ष यात्री को, या ऐसे कह सकते हैं कि वहां पर जो स्पेस से अंतरिक्ष यात्री जब आसमान की ओर दिखाई देखता है तो उसे ये काले रंग का दिखाई देता है, सी ब्लैक कलर। ठीक है, अब आप में से कईयों का ये भी प्रश्न होगा कि सर आसमान तो नीला दिखाई देता है लेकिन बादल जो होते हैं वो सफेद या कभी कभी काले भी दिखते हैं, इसका क्या कारण है? तो वहां पर ध्यान रखना, जब बादलों की बात करते हैं तो बादलों में धूल मिट्टी के कण भी होते हैं और उनमें पानी या जल की बूंदें भी होती हैं, इस वजह से वो काले या सफेद रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, हाँ स्पेस में क्या है, मीडियम नहीं है, कोई माध्यम ना होने की वजह से प्रकीर्णन नहीं होगा और कैसा दिखाई देगा, काले रंग का दिखाई देगा। तो ज्यादातर जनों का आंसर सही आया, सी काला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला होता है? अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है, आकाश का नीला रंग जो है क्यों दिखाई देता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है,
जवाब दे सकते हैं, सही सही जवाब दें। क्या कारण है? ऑप्शन पहला है सूर्य का प्रकाश का परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन। अब देखो प्रकीर्णन में थोड़ा सा और ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन तो नहीं होगा, ये दो तो आप हटा ही दो। थोड़ा सा यहां पर प्रकीर्णन के साथ लघुतर यानी शॉर्ट वेवलेंथ, लघुतर यानी शॉर्ट वेवलेंथ, इंग्लिश में बता देता हूं, शॉर्ट वेवलेंथ, और दीर्घतर यानी लॉन्ग वेवलेंथ। आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन तो है, ठीक है। प्रकीर्णन का कारण पूछा है कि किसका प्रकीर्णन होता है, शॉर्ट वेवलेंथ वालों का या हायर या लॉन्ग वेवलेंथ वालों का? आंसर आ रहे हैं सी डी सी डी। चलो सी और डी में से यहां तक तो चलो ठीक है, ए और बी नहीं दिया, वेरी गुड। अब देख लेते हैं विबग्योर की बात करते हैं। देखो विबग्योर की बात करते हैं तो देखो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है इनका, और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? इधर वालों का, वायलेट इंडिगो ब्लू का। क्यों? क्योंकि जब इधर से इधर की ओर जाते हो तो तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, यानी रेड तो क्या है, हायर वेवलेंथ या दीर्घ तरंगदैर्ध्य, और वायलेट क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ वाले या कह सकते हैं लघु तरंगदैर्ध्य। अब एक्चुअली देखो प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग किसकी हो रही है, कौन प्रकीर्णित होंगे ज्यादा? भाई ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? हम जानते हैं प्रकीर्णन जो है तरंगदैर्ध्य की चतुर्थघात के विक्रमानुपाती होता है, जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम। रेड की तो तरंगदैर्ध्य ज्यादा है तो इसका प्रकीर्णन कम। एक्चुअली हम बात करें किनका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, जिनकी वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ कम किनकी है? ये वायलेट इंडिगो ब्लू की। और ऐसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है भाई? डी क्यों दे रहे हो दिनेश सैनी जी, डी क्यों दे रहे हो? दीर्घतर तरंगदैर्ध्य यानी जिनकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा उनका तो प्रकीर्णन होता है कम। और अगर हम बात करें आकाश नीला दिखाई दे रहा है, इसका कारण मैंने बताया था कि वायलेट इंडिगो और ब्लू जो होते हैं इनका जो मिश्रित प्रभाव होता है उसकी वजह से आकाश जो है थोड़ा सा आसमानी नीला जो दिखाई देता है। कारण ये तीनों रंग फैल गए और चारों तरफ यही रंग दिखाई देता है। क्या हो जाएगा आंसर बताएं? सी। तो एग्जैक्टली कह सकते हैं आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी यानी लघुतर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कर सकते हैं। हाँ एक्चुअली देखो कंफ्यूजन जिनको भी हुआ होगा डी और सी में हुआ होगा, तो अब ध्यान रखना लघुतर यानी शॉर्ट वेवलेंथ या लॉन्ग या हायर वेवलेंथ क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ सफिशिएंट है भाई देवराज जी, सफिशिएंट है, ठीक है। थोड़ा सा उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना, बाकी तो काफी कवर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आकाश उजला कब दिखाई देता है? उजला का कोई ना कोई रंग तो होगा, प्रिया जी बताएं वो कौन सा रंग। हाँ अगर आप कहेंगे कि बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा है तो दिन के समय, अगर ऑरेंज कलर का या कह सकते हैं लगभग पीले रंग का, तो वह किसमें होगा? सुबह और शाम को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने बताया था मॉडर्न जब या जैसे रेडियो एक्टिविटी जैसे वाले टॉपिक पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, वहां पर रेडियो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पन इफेक्ट वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा आंसर आ रहा है क्या? इसमें भी आंसर गलत तो मत देना भाई, हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे। प्रकाश की गति जब कुछ न कहे ना, कुछ न कहे तो आप प्रकाश की गति किसमें मानेंगे? निर्वात में। कुछ न कहे तो निर्वात या वैक्यूम में। और ये होती है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अरे भाई ये तो ऐसा आंकड़ा है, रात को सोते हुए उठाकर पूछ लो तो भी, नींद में भी बोलो तो आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। बी क्यों आ रहा है? नीरू चौधरी 3 गुना 10 की घात 11। भाई प्रकाश का मैक्सिमम अगर वेग की बात करें, मैक्सिमम स्पीड की बात करें, इससे ज्यादा तो निर्वात में भी नहीं होगी फिर, ठीक है। तो कर सकते हैं। आंसर सी होगा ना भाई। बी वाले कहाँ भटक रहे हो? बी से भटकना नहीं है, सी से करेक्ट करना है, ठीक है। अब सी से करेक्ट करना मतलब ये नहीं कि एग्जाम में भी सब सी ठोक के आओ, ठीक है। चलिए आगे बात करें। हाँ नरेंद्र जानी जी वो देखो जो माइक्रोस्कोप वगैरह वो यहाँ पर जैसे जनरल साइंस में अगर हम यहाँ लेवल की जो लेवल 1 की बात लेवल 2 में ये वहाँ पर अपन डिस्कस इनका करते भी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? कितना होगा जल्दी से बताएं भाई। यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया, समतल दर्पण है, ठीक है, तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूमेगी? लिखवा रखा है। मीडियम में कोई भी और माध्यम में 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड से कम ही होगा, ठीक है। देवराज थोड़ा सा इसमें यहाँ पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अरे भाई राइट आंसर वालों के मैं सबके नाम नहीं ले पाता, कोई दिक्कत नहीं। और नाम में है क्या भाई? है क्या? नाम लेने से क्या होता है? अगर मेरे नाम लेने से आपका सिलेक्शन हो जाए तो मैं एक बार नहीं 10 बार आपका नाम लेने को तैयार, ठीक है। चलिए लाइमलाइट चाहिए होती है लोगों को, क्या करें। तो जब समतल दर्पण को अपन जैसे ये समतल दर्पण है, इस पर प्रकाश किरण आ रही है, ये इसका अभिलंब हो जाएगा। ये प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण जा रही है परावर्तित। अब इस समतल दर्पण को हमने थीटा कोण से घुमा दिया कुछ इस तरह से, ये थीटा कोण से घुमा दिया, तो थीटा कोण से घुमाने से अब इसका अभिलंब भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब ऐसे में जो परावर्तित प्रकाश किरण होगी, ये पूछा ये कितना विचलित होगी, तो ये कोण होता है 2 थीटा, पहले बताया भी आपको, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कि परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होता है? 2 थीटा। देखो अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया नहीं है, आपको क्लास में पढ़ा भी रखे, ठीक है। हाँ सिलेक्शन हो जाएगा तो दुनिया वाले आपका नाम लेंगे, फिर मेरे नाम की आप मुझे तो भूल ही जाओगे, फिर सिलेक्शन होने के बाद कौन याद रखता है। खैर यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया तो कितने कोण से घूम जाते? 2 थीटा। बात पहले भी अपने की है, ठीक है। फिर आगे बात करें, मृत तृष्णा या मैरिज का उदाहरण है, यानी मृत तृष्णा किस कारण से होती है? मैरिज। गर्म प्रदेशों में गर्मी के मौसम में दूर कहीं हमें लगता है कि पानी है, जैसे सड़क पर हमें दिखाई देता है कि यार पानी फैला, लेकिन वहां जाते हैं तो वहां पानी नहीं होता है, यही मृत तृष्णा है, मैरिज है। मरीचिका कह दो, मृत तृष्णा कह दो, मैरिज कह दो, एक ही बात है। तो इसका आंसर मैरिज के बनने का कारण क्या है? जल्दी से बताएं। अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, विक्षेपण या विवर्तन? ऑप्शन अच्छा आंसर ज्यादातर ये बीच में डी किसने दे दिया? डी वालों मान जाओ, डी से डरने पड़ेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पूर्णांतरिक परावर्तन के और भी उदाहरण देखो, मृग मरीचिका कह दो इसे, मैरिज कह दो इसे, या मृग तृष्णा कह दो, हीरे का चमकना, ये भी पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण था। और मैं बात करूं किसी कांच या ग्लास में पड़ी हुई दरार का ज्यादा चमकना और पूर्णांतरिक परावर्तन हम देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में, प्रकाशीय तंतु में, और हम देख सकते हैं इसे इंद्रधनुष में भी पूर्णांतरिक परावर्तन, ठीक है।
तो ये मृत तृष्णा, ज्यादातर का आंसर बी ही आया, सही बात है। ठीक है, ठीक है। एंडोस्कोपी में भी बिल्कुल ज्योति जी आपने सीखा, एंडोस्कोपी में भी ये लिख देते हैं एंडोस्कोपी, जिसमें क्या करते हैं, हमारे मुख गुहा से यानी ओरल कैविटी से यहाँ से एक बिल्कुल छोटा सा पाइप नली डालते हैं और अंदर जो हमारे आहार नाल में विभिन्न भाग होते हैं, कहीं अल्सर है, कोई घाव है या कोई किसी भी प्रकार का रोग है, गांठ वगैरह बन गई, उसको देखने के लिए एंडोस्कोपी में इसका यूज करते हैं। ठीक है। रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल, अपवर्तन के एग्जाम्पल मैंने लिखवाए आपको कि वो पानी से भरी हुई बाल्टी या बकेट का जो पैदा होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, वस्तुओं का टेढ़ा दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी कुछ देर तक सूर्य का दिखाई देना, अपवर्तन के उदाहरण लिखे हैं अपने क्लास में। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ देखना विश्वजीत प्रमाणिक जी आप पूछ रहे हैं, अलग अलग कलर की अलग अलग स्पीड होती है, लेकिन अपन यहाँ पर लगभग बराबर मानते हैं। ठीक है, बहुत ही बारीक सा फर्क होता है। ठीक है, होता है डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर जब अपन पढ़ते हैं लगभग 3 गुना 10 की 8 मीटर पर सेकंड ही लेते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखें, क्वेश्चन का हिल रहे हैं भाई, क्वेश्चन का हिल रहे हैं। अगला देखें, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, यानी लाइट वेव जो है किस प्रकार की वेव है, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव्स, अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, बोथ या नन। बताएं प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। पेरिस्कोप में भी मैंने बताया ना, वो पनडुब्बी में एग्जांपल बताया आपको, पेरिस्कोप का बताया था ना। अच्छा, बी ए सी तीन आ रहे हैं, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। अच्छा, सी वाले तो वो द्वैत प्रकृति से कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। द्वैत में देखो कण और तरंग था, यहाँ पर एक बात तो कहती हाँ तरंग है, तो जब लाइट को वेव के रूप में मानते हैं, तरंग के रूप में, तो तरंग के रूप में मानने पर किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल या बोथ। तो ध्यान देना, लास्ट क्लास में मैंने जब एक यहाँ पर उदाहरण लिखवाए थे ध्रुवण का, ध्रुवण में मैंने लिखवाया था कि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है, ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें। लेकिन जब मैं बात करता हूं प्रकाश तरंगों की, अनुप्रस्थ तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगों का मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है इसको समझना। वैसे साउंड में जब अपन वेव्स पढ़ेंगे तब इनकी बात करेंगे, हम बात भी करते हैं जिस दिशा में प्रकाश चल रहा है उसके लंबवत विद्युत घटक और चुंबकीय घटक होते हैं। तो जब ये प्रकाश किरण गति करती है तो माध्यम के कण इसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत, परपेंडिकुलर कंपन करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई ऐसी तरंग है जिसमें माध्यम के कण जिस दिशा में मीडियम के जो कण हैं, जिस दिशा में तरंग जा रही है उसी दिशा में अगर माध्यम के कण भी इधर उधर कंपन करते हैं इसी के अनुदिश, तो इसे कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, और ये हम देखते हैं ध्वनि तरंगों में। प्रकाश तरंग कैसी है, अनुप्रस्थ तरंग है, ए लंबवत कंपन होता है, परपेंडिकुलर मोशन होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। लोगों के ए और बी आ रहा था आंसर, सी जिन्होंने दिया है वो द्वैत प्रकृति समझकर बोथ दे रहे होंगे। द्वैत प्रकृति कण और तरंग के लिए होती है। ठीक है, सुपर टेट में कहा ना, ये क्वेश्चंस जो है पिछले कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की विकिरण की प्रकृति होती है, अब देखो द्वैत प्रकृति वाला अब आएगा। ठीक है, लाइट वेव्स या लाइट रेज जो होती हैं उनकी नेचर कैसी होती है, प्रकृति कैसे होता है। ठीक है, हाँ अगर जैसे पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होता है तो वहां पर ऐसे में परावर्तन अगर दे दिया होगा ऑप्शन में कृष्ण सिंह जी। ठीक है, बाकी सही तो पूर्णांतरिक परावर्तन ऑप्टिकल फाइबर्स का। चलें, इसका आंसर तो आई थिंक पता ही होगा भाई, कण के समान भी सबसे पहले डिकार्ट ने बताया था और कण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने, फिर हाइगेंस और यंग ने, हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया था, फिर बाद में पता चला कि प्रकाश तरंग के समान और कण के समान दोनों के समान व्यवहार करता है, इसलिए प्रकाश की जो प्रकृति होती है द्वैत प्रकृति या डुअल नेचर, दोहरी प्रकृति, डुअल नेचर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी ज्यादातर का सी ही आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का अपवर्तनांक 1.33 है, जल में प्रकाश की चाल होगी, जल में प्रकाश की चाल होगी यानी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल उसके अपवर्तनांक पर तो निर्भर करती है, अपवर्तनांक जितना ज्यादा माध्यम में चाल जो होती है उतनी ही क्या होगी, कम होगी। और इसको हम दिखा सकते हैं यहां पर, देखना माध्यम का अपवर्तनांक, मीडियम का अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन बटे में आ जाएगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आपको, माध्यम का अपवर्तनांक दिया है यानी ये वाली राशि दी है आपको इधर वाली, जल में प्रकाश की चाल ये पूछ लिया आपसे उस माध्यम में यानी जल में प्रकाश की चाल, और ये आपको पता होता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहां पर कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखो, आंसर लो। तो देखो माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.3 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन प्रकाश की चाल ये जल में पूछ लिए, ये मान लेते हैं v, कुछ नहीं पक्षांतरण कर दो, तो v बराबर 3 × 10⁸ अपॉन क्या आ जाएगा 1.3। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, लगभग ये आ जाएगा। देखो अच्छा, एक कॉमन थिंकिंग से भी अगर करते तो देखो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ तो यानी ये तो हटा दो। ठीक है, 4 × 10⁸ यानी निर्वात से ज्यादा तो हो नहीं सकती, तो दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। और फिर इसको अगर कहे या किसी को यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरी वीक है तो थोड़ा सा यहाँ पर देखो 3/1.3 करोगे तो 2 से कुछ कम आ जाए, सॉरी 2 के आसपास कुछ आंसर आएगा। और यहाँ पर देख लो आंसर ये 2 के पास है और ये क्या है 1.3 थे। आंसर वैसे सॉल्व भी करोगे तो क्या आएगा
0.25 इंटू 10 पावर 8, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कर सकते हैं। हाँ, 1.33 को 4/3 भी लिख सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए वो भी लिख सकते हो, 4/3 भी लिख सकते हो, 1.33 को 4/3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर बी कर सकते हैं। तो ये माध्यम का अपर्तनांक जो होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। आंसर डी कैसा है? रघुवीर यादव जी कहां खो रहे हो, डी कैसे ले आए? बी ही आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा संयोजन की क्षमता। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बस लिखा नहीं था अपन ने, ठीक है। यहां पर इसको मैं बताता हूं, देखो जब भी कोई दो लेंस, चाहे दो उत्तल लेंस हैं, चाहे एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस है, या चाहे कोई दो अवतल लेंस हैं, अगर हम इनको कांटेक्ट में रखते हैं, संपर्क में रखते हैं, तो संयोजन की क्षमता यानी लेंस को कांटेक्ट में रखने पर इनका जो कॉम्बिनेशन है संयोजन की क्षमता, P से डिनोट कर देते हैं इसे। P बराबर लेंसों की क्षमता P1 प्लस P2, अगर 3 है तो ये लो 3 कर देना, 4 है तो 4 5 6 अलग अलग कर देना। जैसे लेंस P1 P2 इनकी क्षमता, ये P1 ये P2, ये P1 ये P2, तो क्षमता क्या हो जाएगी P1 प्लस P2। अगर ज्यादा है तो और भी आगे जोड़ सकते हैं। हाँ, ये सूत्र नहीं बताया, अब कुछ चीजें क्वेश्चन के लिए बचा के रखनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो बताइए 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा है, तो संयोजन की क्षमता कितनी होगी? देखो P को हम क्या लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/f1 पहले की फोकस दूरी प्लस 1/f2, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो भाई 1/f बराबर क्या आ जाएगा, देखो सेंटीमीटर में दिया है तो 100 बटा कर देंगे, 100 बटा 40, ठीक है। और ये फोकस दूरी उत्तल लेंस की है, ठीक है। आगे बात की 25 सेंटीमीटर वाला अवतल लेंस, और अवतल लेंस की फोकस जो दूरी होती है वो किसमें होती है? माइनस में। तो इसको फोकस दूरी को हमने ये माइनस में लिखा है, प्लस करके इधर ब्रैकेट में माइनस कर दिया। सॉल्व करो इनको, तो 1/f बराबर क्या आ जाएगा, 100 बटा 40 हो जाएगा 2.25, सॉरी 2.5 ही हो जाएगा ना, 2.5 प्लस और माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो आ जाएगा माइनस 100 बटा 25 हो जाएगा 4। तो 1/f शक्ति कितनी आ जाएगी, देखो 2.5 और माइनस के 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 1.5 डायोप्टर। कर सकते हैं। आंसर आया क्या? 6.5 कैसे आ रहा है भाई? एक बात तो तय, आंसर तो माइनस में आएगा, ये बात तो तय है। ये दो तो हटा दो, अब आगे देखो, चेक करो। प्लस वाले यानी सी वाले कैसा आ सकता है, देखो जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है उसकी शक्ति कम होती है, ठीक है। फोकस दूरी ज्यादा किसकी है? उत्तल की, तो उत्तल की शक्ति कम, और इसके साथ हमने ज्यादा शक्ति वाला अवतल जोड़ दिया, तो अवतल की शक्ति ज्यादा, तो संयोजन की भी जो क्षमता होगी या शक्ति होगी वो अवतल की जैसी ही होगी, यानी कैसी होगी? माइनस में होगी। तो आंसर क्या आएगा, माइनस 1.5 डायोप्टर। और ये जो सूत्र है लेंस की संयोजन की क्षमता, ये ध्यान रखना, ये एक नया सूत्र कर लो, ठीक है। लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे, क्लास पूरी हो गई थी इसलिए पूरा नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं, यहां पर हो जाता है। तो लेंस के जो सीधी सी बात है, जो देखो कॉम्बिनेशन की जो क्षमता होती है ना, वो लेंसों की अलग अलग क्षमताओं को जोड़ दो। अगर 3 है तो प्लस P3 कर दो एंड फर्दर ऑन, सभी लेंसों की जो क्षमता है जोड़ दो, ठीक है। और आपको पता है कि P की जगह फोकस दूरी 1/f भी तो लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह से भी फॉर्मूले से दर्शा सकते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड फर्दर ऑन, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मंत्री वापस एक्सप्लेन कर दिया। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 100 क्यों है, देखो सेंटीमीटर में ना, तो जब भी सेंटीमीटर में होता है तो अपन P को क्या रखते हैं, 100, P को जब 100 बटा फोकस दूरी, जबकि ये सेंटीमीटर में हो, फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी इसलिए 100 रखा, ठीक है। हाँ, और ये कॉम्बिनेशन कपल जैसे करें, कॉनकेव के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। माइनस 1.5 डायोप्टर, ये माइनस का मतलब ही क्या है, अवतल लेंस के जैसा, और उसकी क्षमता कितनी है 1.5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो लेंस ऐसा ही देखो, क्योंकि वो अपने शक्ति वाली बात नहीं की थी, अब यहां पर कर लेते। अब ये आंसर सही आना चाहिए, देखो भाई। क्वेश्चन देखो, कभी भी ऐसा नहीं है, हो सकता है कभी कभी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन एज इट इज भी आ जाते हैं, लेकिन पुराने वर्षों में आए हुए क्वेश्चन कराने का मकसद क्या होता है कि आपको पता रहे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो ये देखें, माइनस में क्यों, क्या क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, लिखवाया है ना भाई। और जब इनकी बात करते हैं कि फोकस दूरी वगैरह, उनको निशान के साथ रखना, यानी उनकी चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो माइनस क्या है ये ध्यान रखें, ठीक है। अब इसका भी बता दो, चलो लगे हाथ, इसका आंसर दो। दो लेंस की शक्ति है प्लस 12 डायोप्टर और माइनस 2 डायोप्टर, एक साथ मिलाकर रखते हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? देखो भाई, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो पहले शक्ति निकाल लेते हैं, शक्ति अगर आ गई तो फोकस दूरी भी निकाल लोगे। तो P बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2। तो संयोजन की शक्ति कितनी हो जाएगी, पहला है प्लस 12 और दूसरा क्या है -2, तो प्लस के 12 और माइनस के 2 क्या हो जाएगा, प्लस के 10 डायोप्टर। अब हमें पता है P बराबर 10 और ये होता है 100 बटा फोकस दूरी, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो तो। अब कुछ नहीं, पक्षांतरण कर दो, F सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, 100 बटा 10 10 सेंटीमीटर। कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आंसर ये आया है। विमल जी बी कैसे आ रहा है, 12.5 कैसे आ रहा है भाई? हाँ, कुछ एग्जाम में लेवल में अलग अलग होते हैं, किसी में न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पूछते तो हैं, भले कम भी पूछते तो है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हीरे के लिए क्रांतिक कोण है, अपवर्तनांक इसका होता है 2.4 समथिंग होता है, ठीक है, लगभग 2 लिखा है। तो हीरे के लिए ध्यान रखना, हीरे के लिए क्रांतिक कोण जो है थीटा सी, क्रांतिक कोण वो कोणांतरिक परावर्तन के लिए क्रिटिकल एंगल थीटा सी, ये होता है 24 डिग्री इस कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। जल और वायु के लिए बात करें, ये वायु और हीरे के लिए, ठीक है। जल और वायु के लिए बात करें, दो अलग अलग माध्यम होते हैं। कोणांतरिक परावर्तन के लिए सघन से विरल में जानी चाहिए, यहाँ सघन है जल, विरल है वायु। जल और वायु का युग्म होगा तो उसके लिए होगा लगभग 49 डिग्री। और अगर हम बात करें कांच और वायु के लिए, सघन हो गया कांच और वायु हो गया विरल, तो ये लगभग होता है 42 डिग्री। हमें पूछा है हीरे के लिए क्रांतिक कोण, ये होता है 24 डिग्री, ठीक है। तो 24 डिग्री जैसा यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, लगभग 20, 60, 45 और 30, 24 के आसपास सबसे नियर मोस्ट कौन सा, लगभग 20। ऑप्शन में भी लगभग 20 लिखा है, ये होता है एक्जेक्टली। तो बात करें 24 डिग्री, ध्यान रखना कुछ, ये याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। वैसे जो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में हम बात करें म्यू बराबर 1/sin थीटा सी होता है।
ठीक है। वैसे यहां पर ये 3 के लिए ध्यान रखें, हीरे के लिए 24, कांच और वायु के लिए 42, जल और वायु के लिए 49 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण की शक्ति होती है। समतल दर्पण की शक्ति की अगर बात करें तो देखो शक्ति क्या है कि किस तरह से वह किरणों को मोड़ पाते हैं, या कितना ज्यादा अगर हम बात करें कि किसी भी वस्तु के दर्पण में अगर हम प्रतिबिंब को कितना वर्धित वगैरह कर पाते हैं, शक्ति होती है। और शक्ति क्या होती है? फोकस दूरी का व्यतिक्रम। जब हम फोकस दूरी की बात करते हैं किसके लिए? समतल दर्पण के लिए, तो अनंत होती है। और ऐसे में इसकी शक्ति जो होगी, शक्ति क्या हो जाती है? समतल दर्पण की शक्ति होती है 0। शक्ति ध्यान रखना, समतल दर्पण की शक्ति क्या होती है? 0। समतल दर्पण की शक्ति शक्ति क्या है? 0 समतल दर्पण की। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है, एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच रखा गया है। इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? भाई सीधा सा है, 2 दर्पण हैं, 60 डिग्री पर झुके हुए हैं, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यहां पर थीटा बराबर क्या है? 60 डिग्री। तो तरीका हमें पता है, प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अपन क्या करते हैं? 360 बटा थीटा, यानी 360 बटा 60 हो जाएगा। तो क्या है आपके पास? 6 क्या कैसी राशि है? सम प्लस कंप्लीट नंबर यानी पूर्णांक, इवन नंबर और कंप्लीट नंबर। तो सेकंड स्टेप में जब सम पूर्णांक राशि होती है तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी? n-1, यानी 6 में से एक जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 5। आंसर 5। वेरी गुड। ये 4 कैसा है भाई महेंद्र सिंह जी? 4 कैसा है आपका? चेक करना इसको। ठीक है, 5 सी। वेरी गुड। ऑप्शन सी या 5 प्रतिबिंब। और अब ध्यान रखना, यहां पर ये प्रकाश वाला टॉपिक जो हमें पढ़ना था वो था पूरा। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। और टेस्ट में कुछ क्वेश्चन मैंने जो आज करवाए ना, उनसे भी थोड़े से टफ लेवल के दिए आपको तैयार। हमने यहाँ पर, ठीक है ना, 4 जो गोलार्ध थे। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, गोलार्ध के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि गोलार्ध में देखो जो 4 गोलार्ध बनते हैं, उन गोलार्धों में एक गोलार्ध विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के द्वारा बनता है। ये जो गोलार्ध है, इस गोलार्ध की 2 स्थितियां बनती हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध किसके आधार पर है? ये तो ये दोनों आधार पर है 0 डिग्री के ऊपर। 0 डिग्री के ऊपर जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी स्थिति थी वो थी ये 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर के आधार पर। इसके आधार पर 2 गोलार्ध हमने पढ़े थे, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो 2 गोलार्ध, एक पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ऊपर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जब इन सारे गोलार्धों को एक साथ अपन मिक्स करते हैं तो इसके अंतर्गत जो कल अपन ने सीख लिया था उसमें ये 0 डिग्री था और ये 0 डिग्री था। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा थी। 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर रेखा के आधार पर जो 4 गोलार्ध थे उसमें उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ये 4 गोलार्ध अपन ने पढ़ लिए थे। इन 4 गोलार्धों के आधार पर मैं आप लोगों से बात कर गया था कि जो 4 गोलार्ध हैं, इन 4 गोलार्धों में भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, तो इसके लिए अपन ने पढ़ लिया था कि ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। ठीक है ना। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। उसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न करके गया था कि आपको बताना है कि जो राजस्थान है वो किस गोलार्ध में स्थित है। हालांकि कुछ लोगों का आंसर उसी समय आया था, लेकिन चूंकि अपनी लाइव क्लास का समय उस समय खत्म हो चुका था, इस वजह से सभी जवाब नहीं आ पाए थे। ठीक है, चलिए फूलचंद जी, मनमोहन जी, नगीना जी और जो नाम मेरे वापस सामने आ रहे हैं, विजय, आपको बहुत बहुत नमस्कार और गुड मॉर्निंग। विजय, राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास मोस्ट प्रोबेबिलिटी मंडे से अपनी शुरू होगी शाम को 3 से 4 बजे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी। बाकी आप लोगों को सबको जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए राजस्थान सर ग्लोब में, ये लिखा है किसने? भावना ने, कि राजस्थान सर ग्लोब में उत्तर पूर्वी ग्लोब में है। देखो एक्चुअली मैं आपको जो बताना चाह रहा था, डेफिनेटली भाई राजस्थान भारत के साथ ही तो स्थित है ना, अलग तो हो ही नहीं सकता। जस्ट ज्यादातर जब भी मैं क्लास लेता हूँ, लाइव क्लास मतलब ऑफलाइन जो क्लास लेते हैं अपन, उस ऑफलाइन क्लास में भी ये प्रश्न करता हूँ मैं कि बताओ भारत किस गोलार्ध में है, तो फटाफट फिर ये सारा सीख करके और स्टूडेंट आंसर देता है कि राजस्थान जो है वो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। फिर उसके जस्ट बाद पूछा जाता है भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, बताओ राजस्थान किस गोलार्ध में है, तो फटाफट स्टूडेंट आंसर आता है सर उत्तर पश्चिम में। तो वो एक कंफ्यूजन जो है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, वो ये कंफ्यूजन रहता है कि देखो जब हम भारत को देखते हैं तो भारत के संदर्भ में दोनों जो दिशाओं की बात आप कर रहे हो, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सिर्फ जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप ध्यान रख लेना इस चीज को कि जो राजस्थान की स्थिति आती है वो भारत है ये। तो इस भारत के संदर्भ में भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा की ये जो गोलार्ध है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, राजस्थान भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन राजस्थान भारत के कहां पर स्थित है, तो भारत के ये कहां पर स्थित है, उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित है। तो ये उत्तर, देखो दिशाएं हमने 4 पढ़ी, उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम। ठीक है ना। यदि हम बात करते हैं उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम के अंतर्गत, तो हमारे लिए बात आएगी कि जो मुख्य रूप से हमने देखा कि उत्तर और पश्चिम, इसके जो बीच वाला हिस्सा होगा, ये जो दिशा का भाग होता है उत्तर पश्चिम होता है, उत्तर पूर्व ये वाला जो इनके बीच का जो भाग होता है वो उत्तर पूर्व होता है। ठीक है। इसके बाद दक्षिण पूर्व, इनके बीच वाला जो भाग होता है वो दक्षिण पूर्व होता है, और इधर जो दक्षिण और पश्चिम, इनके जो बीच वाला भाग होता है वो दक्षिण पश्चिम होता है। देखो हमेशा जब भी 2 दिशाएं एक साथ कनेक्ट होंगी, जब भी 2 दिशाएं एक साथ कनेक्ट होंगी ना, तो उस परिस्थिति के अंदर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि जो उत्तर और दक्षिण दिशा होंगी वो पहले आएगी, उसके बाद उसके साथ पूर्व या पश्चिम लगेगा। ठीक है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि राजस्थान भारत के कहां पर है, उत्तर पश्चिम में, भारत किस गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं राज एसएससी जीके के लिए कौन सी बुक रीडिंग करें, आप अभी एक बार इसको पढ़ो, बुक की बात करेंगे अपन। देखो जैसा कि मैंने आपसे बात करी है कि जो मुख्य रूप से प्रश्न अब आपसे है, पहला भारत का गोलार्ध, तो भारत का गोलार्ध उत्तर पूर्वी गोलार्ध, राजस्थान का गोलार्ध उत्तर पूर्वी गोलार्ध, भारत राजस्थान के कहां स्थित है, उत्तर पश्चिम में। अब अगर अपने इस प्रश्न पूछता है भारत किस अक्षांशीय गोलार्ध में स्थित है, भारत किस अक्षांशीय गोलार्ध में स्थित है, अगर इसकी आप बात करोगे तो भारत का अक्षांशीय गोलार्ध आएगा 0 डिग्री के ऊपर है भारत। अक्षांश की बात कर रहा है केवल, तो अक्षांशीय गोलार्ध की बात करोगे तो भारत किस अक्षांशीय गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस देशांतरीय गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध में। ध्यान रखना इन दोनों चीजों को, भारत किस अक्षांशीय गोलार्ध में,
उत्तरी गोलार्ध। भारत किस देशांतरीय गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत के राजस्थान कहां पर? उत्तर पश्चिम के अंदर। ये जो सारे प्रश्न है, ये सारे के सारे प्रश्न इस जो गोलार्ध वाली स्थिति मैंने कल आपको समझाई थी, उस स्थिति के साथ में आपको करने हैं, उसी के साथ में ये टेस्ट है, ठीक है ना। तो ये अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी बात आ गई। नरेश क्या है रिकॉर्डेड, क्या लिख रहे हैं आप? वीके मीना लिख रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड की। ओम प्रकाश, भारत एशिया के किस भाग में है? भारत एशिया के, जब एशिया पढ़ेंगे तो एशिया के रूप में दक्षिणी एशिया का जो भाग आता है, जो दक्षिण के रूप में भी आता है, उस दक्षिणी एशिया के अंतर्गत भारत की स्थिति है। एशिया की बात करते हैं तो। और नरेश आपने क्या पूछा है अभी? आपने एक, मैंने आपका मैसेज पढ़ा है, केवल रिकॉर्डेड है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप वापस अपना आंसर प्रश्न दें। प्लस मैंने आप लोगों को पहले से भी एक बात करी है कि जो टॉपिक अपन जब समझ रहे होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, उस कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे जब फोकस होता है तो उस समय एक बार बिना मतलब के इधर उधर के जो प्रश्न उसके बजाय पहले उसको समझा करो, उसके बाद जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को किया करो, ठीक है। चलिए खैर, आप जो भी है। डिंपल आप लिख रहे हैं पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी कैसी है? तो इसके लिए मैंने आपसे कल बात करी थी कि जो पृथ्वी की स्थिति है, यानी पृथ्वी किस प्रकार की है, तो पृथ्वी किस प्रकार की, इसके लिए मैंने कल जियोइड शेप बताई थी कि जियोइड शेप का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपने, अच्छा पंडित जी लिख रहे हैं, सॉरी सर ऐप स्टार्ट नहीं हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं, अब स्टार्ट हुआ है। और अभी नरेश, अभी तुम्हारा दोबारा नहीं आया मैसेज मेरे पास, आप क्या पूछना चाह रहे थे मुझे बताएं दोबारा से आप। अच्छा, दर्पण लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। हाँ जाहिर सी बात है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, भारत पूरा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ही होगा, ठीक है। प्रतिमा लिख रहे हैं कि ये सुपर टेट के लिए वैलिड है या नहीं है। देखो ये आप क्यों पूछते, पता नहीं ये चीज़ें, मैंने आपको पहले भी लिखा है कि भाई जहाँ इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, वो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट जो है वो किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं काफ़ी टाइम दे चुका हूँ आप लोगों को, और आपकी इजाजत हो तो अपन फिर वापस करें। हाँ ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं तो हमारी बात आई गोलार्ध की। गोलार्ध के बाद अब हम आगे बात करते हैं दूसरी। देखो मैंने कल आप लोगों को जब समय की बात करी थी, तो उस समय की बात के अंतर्गत आपसे ये कहा था कि जो समय है, ये समय दो प्रकार का है, एक स्थानीय समय और एक मानक समय। मानक समय के लिए अपन ने लिखा था कि मानक समय जो है वो किसी देशांतर को मानक मानकर निर्धारित किया जाता है, और पूरे विश्व के मानक समय का निर्धारण जो किया गया वो कहां पर किया गया? 0 डिग्री देशांतर पर। तो देखिए पहली बात, गोलार्ध के बाद अपन मानक समय को पढ़ते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर है। बात आती है कि मानक समय के निर्धारण की क्या जरूरत पड़ गई? मानक समय का निर्धारण क्यों किया गया? पूरे विश्व के जो अलग अलग देश हैं, उन अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग समय क्यों रखा गया? क्या पूरे विश्व में हम एक ही समय नहीं रख सकते थे क्या? ऐसे कुछ जो प्रश्न हैं, वो कुछ जो प्रश्न हैं रवि लिख रहे हैं, एसआई के लिए L2 की क्लास अलग से परचेज करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। जब आपने पहला आपने ले लिया है तो एसआई के लिए क्यों करनी पड़ेगी? और भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन चीज़ों को आप जब भी टेक्निकल टीम और उनसे जब आप बात करते हैं उस समय पूछ लिया करो ना यार अपना। आप मतलब मैंने आपसे, मेरी रिक्वेस्ट अभी तक मुझे लगता है कि ज़्यादा कारगर है नहीं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने जो पहली क्लास थी उसी में आपको कहा था कि हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे इसके ऊपर। ऐसे जो बिना मतलब के प्रश्न है उसमें मत पढ़ो ना यार प्लीज़ अपना, क्योंकि थोड़ा सा जब अपन पढ़ रहे होते हैं कॉन्सेप्ट की चीज़ होती है तो कॉन्सेप्ट डाइवर्ट होता है, उससे मजा जब आएगा जब पूरे को समझ करके फिर आप इस टाइप से मैसेजेस करें, तो वो एक टाइम वेस्टेज करने वाली बात हो जाएगी। तो रवि आपको जो कोर्स आपका L2 है तो L2 पढ़िए, आपको अलग से अगर आपने L1 ले रखा है तो 2 खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि जो पूरा विश्व है उस पूरे विश्व के अंदर जो समय है उस मतलब मानक समय निर्धारण की क्या जरूरत पड़ेगी? क्या पूरे विश्व में एक ही समय नहीं रख सकते थे? अभी अगर मैं बात करूं कि अगर हम देखते हैं अभी एट प्रेजेंट किस समय की स्थिति है, अब वर्तमान में 10:30 बज रहे हैं भारत में। इस समय कितना बज रहा है? 10:30 AM, ठीक है। ये वर्तमान में समय हो रहा है कहां का? इंडिया का, क्लियर। अब अगर बात करते हैं, मैं ये कहूं आपको कि इस समय पूरे विश्व में 10:30 बज रहे हैं, ठीक है। अब पूरे विश्व में 10:30 बज रहे हैं, और वो पूरे विश्व में 10:30 कौन से वाला? सुबह वाला बज रहा है, ये कहूं मैं। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये सोच के बताओ कि क्या पूरे वर्ल्ड में अब सुबह हो रही है? तो हम कहेंगे ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड में अब सुबह नहीं हो रही है। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर सुबह है, कहीं पर दोपहर है, कहीं पर शाम है, कहीं पर रात है, कहीं आधी रात है, कहीं अर्ली इन द मॉर्निंग है। यानी हर वर्ल्ड के अंदर जो कंट्रीज है उनमें सूर्य की जो स्थिति है वो अलग अलग है। अब सूर्य की स्थिति अलग अलग है यदि, तो जाहिर सी बात है कि जब हर जगह पर सूर्य की स्थिति एक नहीं है तो हम पूरे विश्व का समय एक कैसे निर्धारित कर सकते हैं? तो इसलिए हम पूरे वर्ल्ड का समय एक तो नहीं कर सकते, तो हमें कोई ना कोई एक ऐसी देशांतर रेखा निर्धारित करनी पड़ेगी जो समस्त देशांतर रेखाओं के बीच में हो, ठीक है ना। श्रवण करें सर, क्लास का टाइम निकल जाएगा ऐसे, तो मैं वही कह रहा हूं ना बेटा कि मुझे खुद को पसंद नहीं है चीजें, क्या फालतू की चीजें। आप लोग इस चीज पे सुधरो, आप नहीं सुधरोगे तो मैं भी नहीं सुधरूंगा, पर देख लेना। आप लोग इन चीजों से बचो, मैं मेरा फुली ईमानदारी से काम कर रहा हूं, आप लोग अपनी ईमानदारी पे आओगे तब तक चीजें सही नहीं होंगी। पहले दिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी, ठीक है। मस्ती मौज इसके टाइम नहीं है। देखो पूरा वर्ल्ड जो है उसकी स्थिति देखो, अभी बहुत बुरे समय के साथ में एक अच्छी जो चीज हो रही है वो लाइव क्लास की हो रही है। हो सकता है जब भी कोई वैकेंसी जाती है उस समय अपन प्रिपेयर रहे, बस कुल मिलाकर ये चाह रहा हूं मैं। तो चलिए देखो बात आई यहाँ पर कि पूरा जो वर्ल्ड है उस पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरे समय को मानक मानने के लिए कोई ऐसा देशांतर मानक माना जाए जो बीचों बीच में हो। तो हमने कहा कि साहब ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर कोई भी देशांतर आप अगर मानोगे तो बीचों बीच में होगा, तो फिर किसको मानक माने? तो उस देशांतर को मानक माने जो सबसे प्रधान हो। तो वो सबसे प्रधान देशांतर कौन सा है? तो सबसे प्रधान देशांतर 0 डिग्री देशांतर है। अब इस 0 डिग्री देशांतर के आगे चलोगे तो वही 179 देशांतर चल के 180 आ जाएगा, इसके पश्चिम में चलोगे तो वही 179 देशांतर चल के 180 आ जाएगा, और ये बीचों बीच में हो गया। तो इस 0 डिग्री देशांतर को पूरे विश्व का मानक समय निर्धारण करने के लिए विश्व की मानक समय रेखा के रूप में निर्धारित किया गया। तो विश्व की मानक समय रेखा के रूप में कौन आ गई? 0 डिग्री देशांतर रेखा आ गई। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये यूरोप महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से और अंटार्कटिका महाद्वीप से निकलती है। अब चूंकि 0 डिग्री तीनों महाद्वीपों से निकलती है, तो 0 डिग्री पर फिर समय का निर्धारण कहां पर करें? तो 0 डिग्री पर समय का निर्धारण आप यूरोप में भी कर सकते हो, अफ्रीका में भी कर सकते हो और अंटार्कटिका में भी कर सकते हो। तो 0 डिग्री पर जो समय का निर्धारण किया गया वो कहां किया गया? तो वो किया गया यूरोप में। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को विश्व की मानक समय रेखा निर्धारित किया गया, और इस रेखा पर समय का जो मानकीकरण किया गया, जो स्टैंडर्डाइजेशन किया गया समय का, वो यूरोप के अंदर लंदन में
ग्रीनविच नामक स्थान पर या ग्रीनविच नामक प्रयोगशाला में 1882 से 84 में पूरे वर्ल्ड का समय निर्धारित कर दिया गया। वास्तव में इस समय को आप चाहे यूरोप में निर्धारित करते, चाहे अफ्रीका में करते, चाहे अंटार्कटिका में, बात वही थी। तो फिर यहाँ क्यों किया? तो करने वाले ही यहीं के थे, क्योंकि जो भी उस समय 18वीं 19वीं शताब्दी के अंदर जो भी इंटेलेक्चुअल थे वो सब यहीं पर थे। तो जो ये काम करने वाले थे वो यहीं के थे, तो जाहिर सी बात है वो वहीं निर्धारित करेंगे। हाँ, इसके अलावा भी कहीं भी और समय निर्धारित आप करते तो बात वही रहती, ठीक है ना। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए बात आई कि पूरे विश्व का मानक समय एक नहीं कर सकते। पूरे विश्व के मानक समय के लिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक माना, क्योंकि वो प्रधान देशांतर रेखा थी। पूरे विश्व का मानक समय 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 1882 से 84 में लंदन में ग्रीनविच नामक प्रयोगशाला के अंदर निर्धारित किया गया था। फिर देखा कि अब देखो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। क्यों गया जीरो? ये बीचों बीच में है, इसके आगे आधे देशांतर, इसके पीछे भी आधे देशांतर है। एक तरफ आप जाओगे तो अगर हम देखते हैं कि एक तरफ अगर हम जाएंगे, रामचंद्र जी मैं आपसे कोई सलाह नहीं मांग रहा हूं, आप लिख रहे हैं प्रिंटेड मानचित्र लेके आया करो। मुझे पता है मुझे कैसे पढ़ाना है, तो कृपया करके आप सलाह ना दें, आप एक बार समझें। अगर समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो दोबारा पूछें आप। इसलिए अगर आप इस तरह के सुझाव के बजाय और इस पर कंसंट्रेट करें। मुझे पता है प्रिंटेड मानचित्र पढ़ना होता तो आप घर ही पढ़ लो उसको, इससे बढ़िया तो मैं हजारों बच्चे पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि सबसे ज्यादा सुटेबल चीज जो होती है वो क्या होती है। इसलिए ऐसी सलाह ना दें, मैं ऐसी आपसे डिमांड करता हूं। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये बीच में आ गई। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा के आगे और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पीछे आधे आधे देशांतर है। तो यहां पर हमने लिखा था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के आगे चलेंगे, पूर्व में चलेंगे तो प्रत्येक देशांतर पर समय का मान क्या होता जाएगा? 4 मिनट बढ़ता जाएगा। जबकि पश्चिम में जाएंगे तो 4 मिनट क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो पूर्व में 0 डिग्री के जाएंगे 4 मिनट समय बढ़ेगा, पश्चिम में 0 डिग्री के जाएंगे 4 मिनट समय घटेगा। प्रश्न पहला आया कि 4 मिनट क्यों बढ़ेगा या घटेगा? दूसरा, पूर्व में जाएंगे तो क्यों बढ़ेगा, पश्चिम में जाएंगे तो क्यों घटेगा? तीसरा अपन ये देखते हैं कि अगर 0 डिग्री के आगे पूर्व में चलते हैं तो 4 मिनट समय बढ़ रहा है, और जो 4 मिनट समय बढ़ रहा है इसकी अगर अपन स्थिति देखते हैं तो ये समय जो है वो 180 डिग्री तक जाते और 12 घंटे का समय बढ़ जाएगा। और इधर जाएंगे तो ये 12 घंटे का समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 12 घंटे प्लस और 12 घंटे माइनस होकर के ये जीरो समय हो जाएगा। इसलिए 0 डिग्री पर समय जीरो है, इसके एक तरफ जाएंगे समय का मान 12 घंटे बढ़ जाएगा, एक तरफ जाएंगे समय का मान 12 घंटे घट जाएगा। बात आई अब देखो 4 मिनट वाले कांसेप्ट को समझो। देखो ये जो समय निर्धारित किया गया है, इस समय के निर्धारण के लिए जो प्रमुख भूमिका रही वो रही पृथ्वी की घूर्णन गति की, रोटेशन की। जब पृथ्वी सूर्य के सामने रोटेट करती है, तो पृथ्वी की दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। जब पृथ्वी सूर्य के सामने से घूर्णन गति करती है तो घूर्णन गति की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, ठीक है ना। जब पृथ्वी सूर्य के सामने घूर्णन गति करती है तो घूर्णन गति की दिशा पश्चिम से पूर्व में होने के कारण सूर्य के सामने पृथ्वी का पहले जो हिस्सा आएगा वो पूर्व का आएगा, क्योंकि पश्चिम से पूर्व में जाएगी तो पूर्व पहले आता जाएगा और उसके बाद में कौन आएगा? पश्चिम आएगा। और ये जो पूरी की पूरी वो गति है, ये पूरी की पूरी गति, एक जो रोटेशन की गति है वो कितने घंटे में पूरी हो जाती है? 24 घंटे में। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी की एक पूरी घूर्णन गति 24 घंटे में संपूर्ण हो जाती है। अगर हम बात करते हैं तो देखिए 24 घंटे में जब पृथ्वी की एक घूर्णन गति पूरी हो जाती है तो इसका मतलब 24 घंटे में सूर्य के सामने से कितने देशांतर निकलेंगे? 360 देशांतर निकलेंगे। 24 घंटे में 360 देशांतर निकलेंगे तो एक घंटे में कितने देशांतर निकलेंगे? तो 360 बटा 24 देशांतर निकलेंगे। तो इसका मतलब कितने देशांतर हुए? 15 देशांतर हो गए। यानी एक घंटे के अंदर सूर्य के सामने से कितने देशांतर निकल रहे हैं? तो 15 देशांतर निकल रहे हैं। 24 घंटे में 360 देशांतर क्यों निकले? क्योंकि 24 घंटे में एक पूरा रोटेशन हो जाता है। एक पूरा रोटेशन होगा तो जितने देशांतर होंगे वो सारे निकल जाएंगे। देशांतर टोटल 360 है तो 24 घंटे में 360 देशांतर सूर्य के सामने से निकलेंगे। इस आधार पर एक घंटे में 15 देशांतर निकले। एक घंटे में 15 देशांतर निकले। हम जानते हैं कि एक घंटे में समय के अंदर कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट के अंदर इसका मतलब कितना देशांतर निकलता है? तो वो 15 देशांतर। तो अगर मैं कहूं कि एक देशांतर में सूर्य के सामने से जो निकलने का समय होगा तो वो 60 मिनट बटा 15, और इस 15 को अगर आप देखोगे तो वो कितने मिनट का समय आ जाएगा? 4 मिनट का समय आ जाएगा। यानी हर एक देशांतर सूर्य के सामने से कितने मिनट में निकलेगा? तो वो 4 मिनट के अंदर निकलेगा, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से 4 मिनट का कॉन्सेप्ट था। एक बार इस 4 मिनट वाले कॉन्सेप्ट को आप राइट डाउन कर लो, फिर आगे अपन इसको आगे देखते हैं। हो गया तक हम? हाँ, राजेंद्र लिख रहे हैं सर पानी पी लो। बिल्कुल मैंने पानी पिया ही है जस्ट। लोकेश आप क्या पूछ रहे हैं? लोकेश गिव मी आंसर, किस चीज का आंसर? चलो आपका तो मैं दोबारा देख रहा हूं। अब देखो आप लोगों का जो मुख्य रूप से 4 मिनट वाला शुरू के अंदर पहली क्लास में आया था कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? आप में से कई आंसर आए थे सर 4 मिनट होते हैं, ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया, अच्छा है। शंकी क्या लिख रहा हूं? सर इंडिया के करते तो इंडिया से करते क्या, फिर 0 डिग्री से नहीं करते क्या? नहीं, देखिए ये जो चीजें हैं, ये चीजें इंडिया कोई यहाँ पर पर्टिकुलर वो नहीं है, ये पूरा अंतरराष्ट्रीय कमेटी बनती है बाकायदा। अंतरराष्ट्रीय जो कमेटी होती है वो इन चीजों के ऊपर डिसीजन लेती है। कोई एक अकेला इंडिया नहीं है कि इन चीजों पे निर्णय लेगा। लोकेश आप लिख रहे हैं कि सर ये जो क्लास L2 लिखा है ये क्या है? देखिए L2 क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। राहुल लिख रहे हो सर जी संपूर्ण देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती हैं, इसलिए देशांतर वृत्तों की संख्या 180 कैसे होगी? अगर आप कल थे तब तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, कल नहीं थे तो आप थोड़ा नुकसान उठाओ। मैं कल बता चुका था आपको राहुल जी कि 360 देशांतर रेखाएं हैं, 2 देशांतर आमने सामने की होती हैं। आमने सामने की 2 देशांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं और उसके बाद में क्या बनाती हैं? वो एक वृत्त बनाती हैं, और वो जो वृत्त होता है वो ही देशांतरीय वृत्त होता है। इसलिए ये 360 देशांतर रेखाएं आमने सामने जो होंगी उनके आधे वृत्त हो जाएंगे, 180 वृत्त हो जाएंगे। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया था कल, ठीक है ना। अब देखिए नई फॉर्मल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं आपको अनीता, इसकी जरूरत नहीं है। जस्ट आप बस इसको ध्यान रखें कि किस प्रकार से जो एक देशांतर है उसको निकलने में 4 मिनट लगते हैं। L2 जो लिखा है इसमें देखिए इंडियन ज्योग्राफी 2 सेक्शन में चल रही है, एक L1 और एक L2। L1 जो सेक्शन है वो RAS SI उन एग्जाम्स के लिए है,
L2 जो सेक्शन है वो सबऑर्डिनेट बोर्ड जो है, मैंने आप लोगों को पहले दिन पूरा सिलेबस भी समझाया था, पूरा बताया भी था आपको कि जो भी सबऑर्डिनेट बोर्ड के एग्जाम, जो पटवारी है, वनपाल है, आपके राजस्थान पुलिस हो, चाहे जो भी छोटे एग्जाम जितने हैं उनके लिए है। लेकिन चूंकि कोई एग्जाम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, जितने स्टैंडर्ड के जो आपके प्रश्न है उन स्टैंडर्ड के ऊपर अपन इसको लेते हुए चलेंगे, तो इसलिए आपको L सेकंड वाला जो पोर्शन है उसका मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है ना। देखिए आगे चलते हैं। हाँ नीता सुनाओ, आप सुनाओ, क्या सुना रही हो? आपकी अभी सुनी थी ना मैंने, अभी क्या बोला था आपने कि ये बनाना है क्या, नहीं बनाना, ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना आपको। अब देखिए आप सुनिए, प्रश्न आता है कि प्रत्येक देशांतर जो है वो प्रत्येक देशांतर सूर्य के सामने से निकलने में कितनी देर लगाएगा, तो 4 मिनट। तो आप जो ये 4 मिनट बढ़ना और घटना वाला जो 4 मिनट कहां से आया, तो 4 मिनट का ये कॉन्सेप्ट था कि हर देशांतर सूर्य के सामने से 4 मिनट में निकलेगा, तो 4 मिनट का तात्पर्य यहां पर ये है, ये तो 4 मिनट की बात। दूसरी बात आई कि 4 मिनट पूर्व में जाने पर प्लस क्यों और पश्चिम में जाने पर माइनस क्यों, तो 4 मिनट पूर्व में जाने पर प्लस इसलिए कि जहां पर सूर्य उदय पहले होगा, जहां पर सूर्य, भाई देखो ये आप लोगों ने जो देशांतर ये तो हम लोगों ने बना लिए, बाकी पृथ्वी पूरा का पूरा एक चक्कर जो लगाएगी ना, वो पूरा एक चक्कर लगाएगी, वो 24 घंटे में लगाएगी। अब आप समय अपने हिसाब से देखो कि आप किस स्तर पर आप उसका निर्धारण करते हो, तो वो हमने किया। फिर पृथ्वी तो एक राउंड पूरा लगा लेगी पश्चिम से पूर्व में घूम करके और 24 घंटे में पूरा एक रोटेशन कर लेगी। क्लियर। अब बात आपकी यहां पर ये है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में हम जाते हैं तो 180 डिग्री तक हर एक देशांतर पर हम जाएंगे तो समय का मान 4 मिनट का होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। दूसरा, अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो समय का मान 4 मिनट घटता हुआ चला जाएगा। 4 मिनट पूर्व में गए बढ़ा, उसका कारण है कि पूर्व में सूर्य पहले आएगा, पूर्व में सूर्य पहले आएगा तो यहां पर समय बढ़ाओ, और जैसे जैसे आगे चलोगे तो पश्चिम में सूर्य बाद में जाएगा तो वहां समय घटा दो। इस प्रकार 0 के आधे देशांतरों पर समय बढ़ गया, आधे देशांतरों पर समय घट गया और टोटल 24 घंटे का समय हो गया। क्लियर है ये चीज हमारी। तो इस आधार पर 4 मिनट प्लस और माइनस का समय हुआ। फिर मैंने आप लोगों को दो चीजें लिखवाई कि 0 डिग्री देशांतर जो है, इस 0 डिग्री देशांतर से, इस 0 डिग्री देशांतर से जैसे जैसे हम पूर्व में जाएंगे या पश्चिम में जाएंगे, वैसे वैसे प्रत्येक 7.5 डिग्री देशांतर, 7.5 डिग्री, 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 30 डिग्री, तो इस आधार पर प्रत्येक 7.5 डिग्री देशांतर रेखा को कोई देश जो वहां स्थित है वो अपना मानक समय निर्धारित कर सकता है। देखो पुखराज लिख रहे हो, सर सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। देखो पुखराज, सूर्य ना उदय होता ना अस्त होता, सूर्य जहां है वहां मस्त है अपना। ये गड़बड़ कर रही है पृथ्वी, पृथ्वी क्या गड़बड़ कर रही है कि सूर्य तो स्थिर है अपना जहां पर है, और पृथ्वी घूम रही है उसके सामने, किस दिशा से किस दिशा में, पश्चिम से पूर्व में, पश्चिम से पूर्व में घूम रही, तो पूर्वी भाग सूर्य के सामने पहले आएगा, पश्चिमी भाग बाद में आएगा। इसलिए हम कहते हैं बात तो कि सूर्य का उदय कहां पर होता है, तो वो पूर्व में होता है, बाकी सूर्य कहां है, अपना स्थिर है। ठीक है, चलो आपकी बात ठीक थी, वास्तविकता ये है। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, अच्छा राव, अभी पटवार ऑनलाइन कोर्स, राव लिख रहे हैं सर कुछ समझ नहीं आ रहा। राव साहब अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सच में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए। अगर पहली क्लास है तो 100% नहीं समझ में आएगा, पहली क्लास से अब तक क्लास ले रहे हो और फिर नहीं समझ में आया तो मैं नहीं समझा सकता हूं, आई एम सॉरी। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि 7.5, 15, 22.5, 30, 37.5, इस प्रकार से प्रत्येक 7.5 डिग्री जो देशांतर आएगा, वो प्रत्येक 7.5 डिग्री देशांतर कोई भी देश जो होंगे ये अपने मानक समय के रूप में उसी देशांतर रेखा को निर्धारित करेंगे। आप लोगों को सबको पता है कि भारत का मानक समय कौन सा है। देखो भारत शुरू हो चुका है अपना, भारत में कम से कम 20% मैंने यहां तक करवा दिया आपको। भारत का परिचय स्टार्ट है अपना, अक्षांश देशांतर के बजाय अपन ज्यादा फोकस है भारत के परिचय पे। अब भारत के परिचय में जो लाइन लिखवाऊंगा मैं वहां कुछ नहीं समझाऊंगा क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट एक एक लाइन का मैं समझा रहा हूं यहां पर। ठीक है ना। अब प्रश्न आता है आपके कि जो भारत का मानक समय है वो कौन है, तो भारत का मानक समय हमने लिखा है 82.5 डिग्री है। तो आप कहो सर 82.5 डिग्री क्यों है, 82 डिग्री रख लेते अपन भारत का मानक समय, या 84 लिख देते, 83 लिख देते, आप 82.5 पे क्यों हो, तो 82.5 डिग्री इसलिए है कि वो किसके क्रम में है, 7.5 के क्रम में। देखो 0 डिग्री है, ये 0 तो 0 है, ये 0 तो 0 है, इसके आगे जो भी देश होंगे वो देश उस देशांतर को मानक मानेंगे जो में से गुजर रही है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को मानक मान लिया, कोई भी देश उस देशांतर को मानक माने जो उसमें से जा रही है। और मान लो कोई एक देश ऐसा है जो बहुत ही छोटा है और उस देश जैसे एक सपोज करना कि एक देश है जो 7.5 से 15 डिग्री के बीच में है, अब वो मात्र मान लो 5 देशांतरों में है, तो अगर ऐसी स्थिति आई तो वो जो देश है वो या तो 7.5 को अपना मानक समय मानेगा, 15 डिग्री देशांतर को। ऐसे नहीं है कि भाई मन में आए उसको भारत जो भी कोई देश है वो मानक मान ले, कोई भी देश अपना मानक समय निर्धारण करने के लिए 7.5 का जो क्रम है ना उस 7.5 के क्रम को फॉलो करेगा। भारत जो है, भारत किन देशांतरों में स्थित है, तो भारत के देशांतर देखो मैं बताऊं अगर आपको, तो भारत की जो स्थिति है देखो, देखो भारत की जो स्थिति ये वैसे ही जो बिगड़ गया था मान लो अपना, भारत कहां से शुरू हो रहा है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से और कहां तक है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में है। भारत का जो मानक समय है, ये भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट। अगर 7.5 का क्रम अपन देखते हैं, 82.5 में 7.5 कम करोगे तो 82.5 में 7.5 कम करोगे तो 75 डिग्री आ जाएगा, 7.5 जोड़ोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो भारत अपना मानक समय जो है वो अपना मानक समय 75 डिग्री को भी निर्धारित कर सकता था, 82.5 डिग्री को किया है और 90 डिग्री को भी कर सकता था। क्यों? क्योंकि ये तीनों देशांतर 0 डिग्री देशांतर से किस क्रम में चल रहे हैं, 7.5 के क्रम में चल रहे हैं। और ये नियम बना दिया, मानो आप तो कि समय निर्धारण के लिए ये नियम रहेगा कि कोई भी देश उसी देशांतर रेखा को अपना मानक समय मानने के लिए निर्धारित करेगा जो 0 डिग्री से 7.5 के क्रम में होगी। तो भारत में ये सारी 7.5 के क्रम में है,
फिर उसके बाद कहा कि कोई भी देश जब भी अपना मानक समय निर्धारित करे तो वो ये ध्यान रखे कि अगर वो एक ही मानक समय निर्धारित कर रहा है तो वो उस देशांतर रेखा को माने जो लगभग उसके बीच में से जा रही है, अन्यथा तो उसका स्थानीय समय गड़बड़ हो जाएगा। स्थानीय समय कैसे गड़बड़ हो जाएगा उसको मैं बताऊंगा। भारत का मानक समय कितना, एक ही है, और भारत की मानक समय रेखा कौन है, तो वो 82.5 डिग्री है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, भारत का मानक समय एक ही है, और इन सब में जो बीचों बीच में से जा रही है वो 82.5 डिग्री है, इसलिए भारत की मानक समय रेखा 82.5 को माना। ठीक है, तो मानक समय के लिए बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मानक समय निर्धारण करने के लिए किस देशांतर को मानक माना गया, तो प्रत्येक 7.5 डिग्री को। ठीक, फिर दूसरी बात आई कि जो टाइम जोन है, विश्व का जो टाइम जोन है, मानक समय कटिबंध जिसको अपन बोलते हैं, वो टाइम जोन क्या हो, तो टाइम जोन क्या है वास्तव में, ये 0 डिग्री। एक्चुअली और भी यूटिलाइज हुआ, उपयोगी हुआ। 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यानी हर 15 डिग्री पर क्या होगा, हर 15 डिग्री के ऊपर एक टाइम जोन होगा। अगर 0 डिग्री के आगे चल रहे हो तो 0 से 15 के बीच प्लस एक टाइम जोन होगा, 15 से 30 के बीच प्लस 2 टाइम जोन होगा। प्लस 1 और प्लस 2 क्या है, तो प्लस 1 का मतलब है 0 डिग्री से और 15 डिग्री के बीच में टोटल 15 देशांतर है, और इन टोटल 15 देशांतरों के 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच टोटल 15 देशांतर हैं, तो 15 देशांतर सूर्य के सामने से कितनी देर में निकलेंगे, तो एक देशांतर 4 मिनट में निकलता है, तो 15 देशांतर 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौक 60, 60 मिनट में निकलेगा, यानी 1 घंटे में निकलेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो 0 से 15 के बीच में जो देश है वो प्लस 1 टाइम जोन में है, जो 15 से और 30 डिग्री के बीच में वो प्लस 2 टाइम जोन में है, जो 30 से 45 के बीच में वो प्लस 3 टाइम जोन में है, जो 45 से 60 के बीच में है वो प्लस 4 टाइम जोन में है, जो 60 से 75 के बीच में है वो प्लस 5 टाइम जोन में है, और जो 75 से और 82.5 के टाइम जोन में है वो प्लस 6 टाइम जोन में है। तो भारत किस टाइम जोन में है भाई, तो भारत प्लस 6 टाइम जोन में है। तुरंत आपसे पूछा जाता है कि टाइम जोन भारत का प्लस 6, प्लस क्यों, क्योंकि भारत की मानक समय रेखा कौन है, 82.5 डिग्री है। भारत की मानक समय 82.5 डिग्री है, 7.5 के क्रम के आधार पर। भारत का मानक समय 0 डिग्री देशांतर के समय से आगे होगा या पीछे होगा, तो निश्चित रूप से आगे होगा, क्योंकि भारत का समय पूर्वी देशांतरों में है, और 0 डिग्री के जितना पूर्व में जाएंगे समय बढ़ता जाएगा, इसलिए 0 डिग्री के जैसे जैसे पूर्व में जाएंगे प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का टाइम बढ़ता है। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है। तो यदि लंदन में इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं, मान लो सुबह के 5 AM का टाइम हो रहा है लंदन में, लंदन का मतलब विश्व का मानक समय, लंदन मतलब ग्रीनविच में जो समय है, तो लंदन का मानक समय जो है उस मानक समय को GMT बोलते हैं अपन। तो GMT ग्रीनविच मीन टाइम कितना है, 5 बजे का, तो भारत का मानक समय कितना होगा उस समय। तो इसके लिए अपन क्या करें कि भारत के मानक समय और लंदन में जो टोटल देशांतरों का अंतर है उनको निकालो। तो लंदन या विश्व का मानक समय 0 डिग्री, भारत का 82.5 डिग्री है, तो इसका मतलब भारत के मानक समय और लंदन के मानक समय टोटल 82.5 देशांतरों का फर्क है। तो 82.5 देशांतर को यदि अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो पहले 82 को 4 से गुणा करोगे, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 328, और आधा देशांतर जब निकलेगा तो 2 मिनट लगेंगे, तो टोटल कितने मिनट लगेंगे, 330 मिनट लगेंगे। और 330 मिनट को अगर अपन 60 का भाग देते हैं तो 6 पंजा 30, 5 घंटे, 300 मिनट के 5 घंटे और आधा घंटा ये रह जाएगा। तो 5.5 घंटे का समय भारत का जो है वो क्या होगा, विश्व के मानक समय से आगे होगा। अगर अब लंदन में 5 बज रहे हैं तो भारत का समय क्या होगा, तो 5.5 घंटे आगे, सुबह के 10:30 बज रहे होंगे। ठीक है ना, तो इस आधार पर ये जो समय है वो समय किसके आधार पर, 7.5 डिग्री देशांतरों के आधार पर निकलगा, और टाइम जोन जो है वो 15 देशांतर के आधार पर। अब 2 प्रश्न यहाँ क्लियर हो गए हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, ये भारत का परिचय शुरू है पहले दिन से ही, जो अक्षांश और देशांतर रेखा है इसके 20 प्रश्न कम से कम लिखवाऊंगा एक एक। अब एक नहीं समझाऊंगा मैं, क्योंकि सारा सब कुछ समझा दिया मैंने। ठीक है ना, आपसे मैं सीधा लिखूंगा भारत का टाइम जोन प्लस 6। अब वहां मैं ये नहीं कहूंगा प्लस 6 क्या था, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। मैं लिखूंगा भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, क्यों क्या कैसे लिख दिया अपन ने। फिर अपन बात करेंगे कि भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से कितना आगे, 5.5 घंटे, क्यों आगे, पढ़ चुके अपन। तो ये सारे मानक समय की स्थिति थी। तो मानक समय अगर हम पूर्व में जाते हैं तो बढ़ता है और पश्चिम में जाते हैं तो घटता है। जैसे ये +1 था, वैसे ही 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जाओगे तो -1 हो जाएगा, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जाओगे तो -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये टोटल +12 हो जाएंगे और ये टोटल -12 हो जाएंगे, और ये टोटल टाइम जोन जो है वो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना कि अगर हम बात करते हैं कि अब 11 बज रहे हैं, तो 11 बजे तो सेंकी डेफिनेटली लंदन के अंदर अब कितना समय हो रहा है, सुबह 5:30 का ही हो रहा है। ठीक है ना, तो ये टोटल टाइम जोन कितने हो गए, 24। हर 7.5 डिग्री देशांतर को क्या माना गया, तो हर 7.5 डिग्री देशांतर को मानक समय निर्धारण करने के लिए जो देशांतर रेखा उसका निर्धारण किया गया। एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर है, इसको निर्धारित किया गया। क्या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किसी और देश का भी मानक समय है, क्या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किसी और देश का भी मानक समय है। फुलचंद जी, कल आपको जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक, चूंकि अभी अपना एक पूरा टॉपिक नहीं हुआ, कल आपको 25 प्रश्नों का एक वो मिलेगा, सोल्व पेपर जो है वो मिल जाएगा। हर वीकेंड के ऊपर आपको सोल्व प्रश्न के हर टॉपिक में जो अपन 6 दिन में पढ़ेंगे उसके 25 प्रश्न मिलेंगे। हाँ, अब आंसर दिया है आर, अब उन्होंने नाम नहीं लिखा, तुषार लिख रहे हैं नेपाल का, ऐसे तो क्या मत मारो भाई। ओम प्रकाश लिख रहे हैं हाँ है सर, किस देश का, तो ये बताओ। चंद्र प्रकाश, नेपाल नहीं है, गलत है आपका आंसर। तुषार ने लिखा है पहले नेपाल, गलत है। वेरी गुड। शंकी, गुड, शायद नहीं, आपका आंसर सही है, एकदम सही आंसर आपका। अनिल ने नेपाल लिखा है, नेपाल गलत है। शंकी ने श्रीलंका लिखा है, श्रीलंका का मानक जो समय है वो भी, पुखराज ने भूटान लिखा है, रवीना ने भी श्रीलंका लिखा है, दर्पण ने चीन लिखा है, बाकी सब गलत है। श्रीलंका ध्यान रखना कि श्रीलंका जो ना, श्रीलंका का मानक समय भी 82.5 डिग्री है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना इसको, ये कई जगह पूछ लेता है। ध्यान रखें कि 82.5 पूर्वी देशांतर भारत का भी है और किसका भी है, श्रीलंका का भी है। तो इस प्रकार देशों द्वारा अपना अपना समय निर्धारित किया गया और ये था मानक समय का मान। अब मानक समय में कभी कभार जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई इस देशांतर पर यह समय हो रहा है तो इस देशांतर पर क्या समय होगा। ठीक है ना, चलिए अब छोड़िए, भावना गलत है, रसिया नहीं है। चलिए अब कोई बात नहीं, अपनी बात हो गई, बाकी जो भी आप लिख रहे हैं लिखते रहो। अब मैं
एक दो प्रश्न सोल्व करवा रहा हूं आपको, मानक समय से रिलेटेड जो है, जो पूछ लिए जाते हैं, तो समझना उनको। प्रश्न लिखना आप भी मेरे साथ में। यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 6 AM का समय हो रहा है, तो उसी समय 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो उसी समय 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? ये एक प्रश्न मैंने आपको लिखवाया है। इस प्रश्न को मैं ही सोल्व करवा रहा हूं, आप जैसे करें जिस भी विधि से वो तो कर ही लेना, सीधा सा प्रश्न है। जब भी ऐसा कोई प्रश्न हो, उस प्रश्न को सोल्व करने के लिए ध्यान रखना, इसको अप्लाई करना 0 डिग्री, 180 डिग्री और 180 डिग्री। यानी ये 0 डिग्री है, 0 के आगे ये 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है। ये वास्तविक मैप की स्थिति है। इसके अंदर आप लोगों को दो चीजें पूछ सकते हैं, या तो दो देशांतर दे देगा और एक समय दे देगा, एक समय पूछ लेगा, या दो समय दे देगा, एक देशांतर दे देगा, एक देशांतर पूछ लेगा। आपको देखो क्या दिया है, आपको दिया है 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय हो रहा है? 6 AM। ठीक है, तो दूसरा कौन सा देशांतर दिया? 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, चूंकि पूर्वी है दोनों, तो 60 इसके आगे होगा, तो 60 डिग्री देशांतर का समय आपसे पूछ लिया। ऐसे सवाल में सबसे पहले क्या करना आपको? सबसे पहले आपको जितने देशांतर हैं उन देशांतरों का अंतर करना, डिफरेंस करना। इसका डिफरेंस करोगे तो 20 से 60 के बीच में टोटल कितने देशांतर आएंगे? 40 देशांतर आएंगे। तो 40 देशांतर सूर्य के सामने से कितनी देर में निकलेंगे? तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 160 मिनट। 160 मिनट का तात्पर्य है कि 160 मिनट को अपन 60 में भाग देकर के घंटे में परिवर्तित करना पड़ेगा आपको। इसको घंटे में परिवर्तित करोगे तो 60 और 60 120, यानी 120, 2 घंटे हो गए, 120 मिनट में बच गई 40 मिनट। तो इसका मतलब 2 घंटे और 40 मिनट का फर्क आएगा इन दोनों स्थानों पर। इन दोनों स्थानों पर 2 घंटे 40 मिनट का फर्क आएगा। अब आपको देखना है कि यदि आप पूर्व में जा रहे हो तो जो समय दिया उसमें जोड़ना है, और पश्चिम में जा रहे हो तो जो समय दिया है उसमें आपको घटाना है। आप बहुत सारे जवाब जो हैं वो 840 लिख के आ रहे हैं। लोकेश का, अमित का, जो भी जो जवाब थे उसमें 6 में आपको क्या करना है? अब 2 घंटे 40 मिनट जोड़ना है। तो इसका मतलब ये जो समय हो जाएगा 8:40 AM का हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जब भी कोई प्रश्न आए तो इस मैप को फॉलो करना हमेशा। मान लो ये ऐसे ना होकर के और पश्चिम का दे देता, तो पश्चिम का दे देता, तो मान लो ये 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर दे दिया, ये पूर्व ना देकर क्या दे देता? पश्चिम दे देता। तो उस परिस्थिति में फिर आप इन दोनों के बीच में अंतर निकालते, इन दोनों के बीच में अंतर निकालते तो क्या होता? 20 देशांतर ये हो गए 0 तक और 60 ही हो गए, तो 60 और 20 टोटल देशांतर कितने हो गए? 80 देशांतर हो गए। मैं आपको प्रश्न दे दिया कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 6 बज रहे, तो इसी समय 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा? तो ऐसा जब सवाल हो तो उस परिस्थिति के अंदर जो स्थिति आएगी उसमें वही बात, टोटल देशांतरों का अंतर निकालो। तो 20 डिग्री से और 60 डिग्री के बीच में टोटल देशांतर कितने हैं? 80 देशांतरों का फर्क है। 80 देशांतर यानी 20 देशांतर हो गए, 60 देशांतर हो गए, टोटल 80 देशांतर आ गए। 80 को अपने को मल्टीप्लाई करना है कितने? 4 से, तो कितने मिनट आ जाएंगे? 832 मिनट आ जाएंगे। हम जानते हैं कि 320 में जब 60 का भाग देंगे अपन, तो 60 का भाग का मतलब है कि 60 से हर 60 मिनट को अगर अपन इस मिनट को घंटे में बदले तो 300 मिनट में 5 घंटे हो गए, 6 पंजा 30, 5 घंटे और 20 मिनट, 5 घंटे और 20 मिनट का फर्क आएगा यहाँ पर। यानी इस देशांतर और इस देशांतर के बीच में जो फर्क आएगा 20 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में, वो 5 घंटे और 20 मिनट का आएगा। अब ये जो समय है, ये समय जो इस समय 20 डिग्री से और 60 डिग्री के बीच में जो समय का अंतर आएगा वो 5 घंटे और 20 मिनट का अंतर आएगा। अब चूंकि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ आया, तो पूर्व से पश्चिम में जाओगे समय घटेगा, घटेगा तो यहाँ 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे में 5 घंटे 20 मिनट घटा दो। तो पहले तो 6 बजे में 5 घंटे घटा दो, तो 6 में 5 गए तो 1 बज गया, तो 1 और फिर ये 20 मिनट और घटानी है, तो इसका मतलब ये 12:40 का जो समय है वो इस समय यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार आप लोगों के जो भी प्रश्न है वो प्रश्न जब भी इस प्रश्न को सोल्व करें तो कुल मिलाकर डायरेक्ट सोल्व मत करना, मेरी एक सजेशन है ये, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्यूशन में गलती के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, थोड़ा जल्दीबाजी कर जाते हैं और दो आसपास के आंसर एक जैसा दे देता है, तो उस समय थोड़े चांस होते हैं। हालांकि अगर आपको लगता है कि मैं ट्रेंड हूं और मैं गलत नहीं करूंगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इस प्रोसीजर को आप काम में लोगे तो ये इजी रहेगा, जैसा मैं समझता हूं। ठीक है ना, तो ये प्रमुख रूप से बात थी कौन से समय की? मानक समय की। अब भारत का मानक समय देख लिया, और भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से आगे कितना वो देख लिया, और ये कुछ एग्जांपल मैंने वैसे विश्व के संदर्भ में दे दी। अब दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था स्थानीय समय। मैं जहां तक मान रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई ऐसा कोई प्रश्न हो तो आप मुझ तक जरूर पहुंचाना, जो आपसे नहीं हो रहा हो मैं जरूर सोल्व करके बताऊंगा। आप चाहे यहां मुझे नोट करके दे देना, आप चाहे जैसे भी जिस भी वे में मेरे तक प्रश्न आए वहां तक पहुंचाना। अब मैं दूसरा जो बात आपको लिखवाया था वो लिखवाया था स्थानीय समय। स्थानीय समय जो है स्थानीय समय, इस स्थानीय समय को समझना बड़ा अच्छे से समझना बहुत अच्छा है। 2 प्रश्न 3 प्रश्न इसमें भारत के संदर्भ में भी आपको मिलेंगे। देखो अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए बात आती है स्थानीय समय के रूप में। ये थोड़ा स्थानीय समय जो है वो सूर्य की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। स्थानीय समय सूर्य की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है? तो हम जानते हैं कि भारत 97 डिग्री 25 मिनट पर लास्ट है, और शुरुआत भारत की होती है 68 डिग्री 7 मिनट पर। भारत का सबसे पूर्वोत्तम जो भाग होगा वहां पर सबसे पहले सूर्योदय होगा, ठीक है ना, और सबसे बाद में सूर्योदय कहां पर होगा? तो वो गुजरात में होगा। और भारत का जो मानक समय है वो कहां पर निर्धारित है? वो 82.5 डिग्री पर निर्धारित है। ठीक है, भारत का परिचय शुरू है, ये मान लेना। आगे जस्ट अपने पॉइंट टू पॉइंट होंगे। भारत का मानक समय मैं कह रहा हूं 11:10 हो रहा है। पूरे भारत में आप यहां चले जाओ, यहां चले जाओ, यहां चले जाओ, यहां चले जाओ, यहां रहो, वहां रहो, कहीं रहो, हर जगह भारत में 11:10 हो रहा है। ये भारत का मानक समय है। परंतु भारत में स्थानीय समय जो है, स्थानीय समय को मैंने आपको लिखवाया था कि स्थानीय समय सूर्य की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, और स्थानीय समय का मान प्रत्येक देशांतर पर अलग अलग होता है। ठीक है, अब ये अलग अलग कैसे होता है तो उसके लिए मैं जो बात कर रहा हूं आपसे वो देखिए। आप मान लीजिए आप लोगों में से कोई भी दो दोस्त हैं, और वो दो अच्छी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, और उन्होंने ये निर्णय किया कि भाई हम जब भी सिलेक्ट होंगे तो घूम के आएंगे, भारत देख के आएंगे। अब भारत में लेकिन अपने साथ नहीं चलेंगे, दोनों अलग अलग जगहों पे चलेंगे ताकि दोनों अलग अलग जो भी चीजें उनको शेयर कर सकें। तो दोनों जो दोस्त हैं वो दोनों दोस्तों में एक दोस्त चला गया अरुणाचल,
और एक दोस्त ने बोला यार अमिताभ बच्चन मुझे बहुत बुलाते हैं, हर बार जब भी ऐड देखता हूं तब आता है कि कभी तो गुजरात आओ, तो मैं बोला गुजरात जाके आता हूं। तो वो चले जाते हैं कहां पर, सर्किट गुजरात के अंदर, ठीक है। तो ये गुजरात आ गए, ये अरुणाचल चले गए, दो दोस्त थे और ये जहां से भी चले आप दोनों पहुंच गए अरुणाचल और गुजरात, ठीक है। दोनों ने ये तय किया कि जैसे आप पहुंचोगे फोन कर देना। तो जो भाई गुजरात गया वो तो सुबह चला शाम को पहुंच गया, लेकिन जो भाई अरुणाचल गया वो पहुंचते पहुंचते 3 दिन में तो पहुंचा। तो जब पहुंचे तो 3 दिन बाद में इसने फोन करा। इसने जो फोन था ये सुबह 4 AM पर इसको फोन किया। अब अगर मान लो अपन यहां बैठे हैं, जोधपुर में है, जयपुर में है, और सुबह को 4 बजे अपने को फोन करे तो अपन क्या रिप्लाई देंगे अपन जानते हैं अच्छे तरीके से। इसने फोन नहीं उठाया, सुबह बहुत अच्छी वाली नींद में थे 4 बजे, ठीक है। इसने सोचा चलो बाद में बात कर लेंगे। अब इसने सुबह उठ के फोन देखा तो बोला कि भैया चलो अपन फोन करेंगे, लेकिन ये भी भूल गया। और ये फिर बाद में इसको घूम फिर के दिन में आया तो रात को 10 बजे ध्यान आई कि यार मैंने तो फोन ही नहीं करा। तो इसने रात को 10 बजे इसको फोन कर दिया। तो रात को इसने इसको 10 बजे फोन किया तो इसके 12 बजे बेचारे के रात को 12 बजे ये भी हाथ तक सो रहा था। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि देखो सुबह 4 यहां भी बज रहे थे, सुबह 4 यहां भी बज रहे थे, लेकिन सुबह 4 बजे अरुणाचल में सूर्योदय हो चुका। और सूर्योदय यहां से यहां होने के लिए, सूर्योदय यहां से यहां होने के लिए जितना समय लगा, तो भारत कुल कितने देशांतरों में है, तो भारत कुल 29 डिग्री और 18 मिनट यानी लगभग 30 देशांतरों में स्थित है। तो भारत लगभग 30 देशांतरों में स्थित है, तो 30 देशांतर सूर्य के सामने से कितनी देर में निकलेंगे, 120 मिनट में। इसकी एक्यूरेट कैलकुलेशन करूंगा मैं भारत के साथ में, तो 120 मिनट मतलब 2 घंटे। यानी इसने सुबह 4 बजे इसको फोन करा, इसकी गलती नहीं थी क्योंकि यहां सूर्योदय हो चुका। इसकी भी गलती नहीं थी कि इसने 4 बजे फोन नहीं उठाया, क्यों, क्योंकि यहां सूर्योदय होने में अभी 2 घंटे बाकी है। इसने रात को 10 बजे इसको फोन किया, इसकी गलती नहीं थी कि यहां पर 10 बजे सामान्य बात है, लेकिन यहां 4 बजे सूर्य अस्त हो गया, सूर्य जो उदय हुआ था तो वो 4 बजे अस्त भी हो गया, तो जो 10 बज रहे हैं वो तो 12 बज गए इनके। यानी ये जो सूर्य उदय का फर्क आता है, सूर्य उदय और अस्त का, इसी समय को अपन किस रूप में जानते हैं, स्थानीय समय के रूप में। तो आपके लिए जो प्रश्न आएगा यहां पर वो प्रश्न होगा कि भारत का वो स्थान जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है तो अरुणाचल, और अरुणाचल में किबुथु या बिलांग है। भारत का वो स्थान जहां सबसे बाद में सूर्योदय होता है तो वो सर्किट गुजरात का है। पूर्व से पश्चिम, पूर्वतम और पश्चिमतम बिंदु के ऊपर, भारत के पूर्वतम व पश्चिमतम बिंदु के ऊपर सूर्योदय और सूर्य अस्त में कितने समय का अंतर आता है, तो कितने समय का अंतर आता है, तो लगभग 2 घंटे का आता है। एक्यूरेट कैलकुलेशन करेंगे अपने इसकी भारत के साथ में, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एक्यूरेट इसमें जो समय आएगा वो कितना आएगा और क्यों आएगा, उसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। तो ये 3 प्रश्न, सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त वाला राज्य या स्थान, सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त वाला स्थान या राज्य, और पूर्व से पश्चिम या पूर्वतम व पश्चिमतम बिंदु पर सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय में अंतर। ये स्थानीय समय से रिलेटेड भारत के साथ प्रश्न होंगे। तो ये 2 प्रकार का समय था, मानक समय और स्थानीय समय, ठीक है ना। तो ये आपके समय की बात थी कि कैसे इसका निर्धारण किया जाता है। थोड़ी सी बात इसकी और रहेगी जो अपन अगली क्लास में करेंगे, और अगली क्लास में फिर आगे भारत की जो चर्चा है वो फिर अपन पॉइंट टू पॉइंट शुरू कर देंगे। तो जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो 5 मिनट के अंदर आप वो पोस्ट करें, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो प्रमुख पठारों की अगर बात करें तो हमने यहां पर एक पठार की सबसे पहले बात की थी, जिसको बोलते हैं मेवाड़ पठार, ठीक है। फिर हमने बात की मालवा पठार, मालवा पठार। फिर हमने बात की बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार। फिर हमने बात की बघेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, ठीक है। फिर हमने ध्यान रखना यहां पर आगे बात की दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार, ठीक है। यहां तक हम देखिए बात कर चुके थे पिछली क्लास में, अरावली को विंध्याचल से अलग करता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहां पर अरावली है, यहां पर अरावली है और यहां पर विंध्याचल है, तो यहां पर एक भ्रंश पड़ता है। यहां पर एक क्या है, एक फॉल्ट है जिसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहलाता है। तो ग्रेट बाउंड्री भ्रंश जो है, ग्रेट बाउंड्री भ्रंश, ध्यान रखना, अरावली को अलग करता है किससे, विंध्याचल से। तो अरावली और विंध्याचल का जब निर्माण हुआ तो इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में एक दरार बन गई, और उसी दरार से आप देखेंगे माही नदी, माही नदी जाती तो उत्तर की ओर है। माही नदी आपको पता होगा यहां से उत्तर की ओर जाती है, लेकिन जैसे ही भ्रंश आता है, इस भ्रंश के कारण ये कहां पर आ जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। तो माही नदी जो है इसी भ्रंश के कारण, भ्रंश में गिरने के कारण ये वापस लौटकर आ जाती है, ठीक है। बहुत पास दिखने का, थोड़ा सा भाई दूर करो मेरे को। असम में ध्यान रखना बहुत सारे द्वीप हैं, अभी प्रजापति असम में बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन द्वीपों का ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि असम में वो एक ही द्वीप, आप ध्यान रखें जो माजुली द्वीप है वही सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। कई सारे छोटे छोटे द्वीप आपके बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, लेकिन माजुली द्वीप जो है वो जिला है, इसी वजह से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इनका विस्तार क्लियर नहीं हो पाता है, बिल्कुल विस्तार क्लियर करके चल रहे हैं, कौन कौन से राज्य में कौन सा पड़ता है। इंद्रावती नदी ध्यान रखना छत्तीसगढ़ से निकलती है और गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती नदी, ठीक है। बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना बहुत ज्यादा जो मेन चीजें पूछी जाती हैं यही पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जब भी मैंने बताया कि जब 2 पर्वत श्रृंखला आपस में, 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का जो भ्रंश होता है वही आपका कहलाता है, इसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट या ग्रेट बाउंड्री भ्रंश, ये कहलाता है, फॉल्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहां तक हम बात कर चुके थे दंडकारण्य पठार तक, ठीक है। देखिए भ्रंश कई प्रकार के होते हैं, भ्रंश माने होता है किसी भी चीज को नीचे धंस जाना, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तनाव पैदा होते हैं, उस तनाव के कारण भ्रंश का निर्माण होता है, उस तनाव के कारण क्या बन जाता है, भ्रंश बन जाता है, ठीक है। तो दंडकारण्य पठार तक हम बात कर चुके थे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं 2 और प्रमुख पठार हैं, तो यहां पर नेक्स्ट लिखे, अब आप शुरुआत करें, ठीक है। सह्याद्री की देखिए, अगर पूछा जाए हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो जो मैंने आपको अन्नामलाई में लिखाई थी वो सह्याद्री का ही भाग है। तो ध्यान रखना पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो अनाई मुदी आपको लगानी है, अनाई मुदी आपको लगानी है, ठीक है। तो इस तरह से स्थिति है, थोड़ा सा जूम आउट देखिए, समस्या नहीं, थोड़ा सा स्टूडियो बदल गया है, वैसे लग रहा होगा। तो चलिए हम बात करें नेक्स्ट दंडकारण्य पठार के बाद हम बात करें, लिखिए छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पठार है, ध्यान रखना इस दंडकारण्य पठार, और इससे काफी प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर पठार का सबसे पहले ध्यान रखें विस्तार कौन कौन से राज्यों में है। तो छोटा नागपुर पठार का विस्तार ध्यान रखना झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में आपका ये छोटा नागपुर पठार पड़ता है, ठीक है। अब जैसे ये मान लीजिए छोटा नागपुर पठार है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकल जाती है जो उसको 2 भागों में विभाजित कर देती है। इस नदी को बोलते हैं दामोदर नदी,
दामोदर नदी कहलाती है। अब ये जो छोटा नागपुर पठार है दो भागों में पड़ जाता है। दामोदर नदी से ऊपर का जो पठार है इसको बोलते हैं हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार, और नीचे का जो भाग है इसको बोलते हैं रांची पठार, रांची पठार कहलाता है। रांची पठार से भी एक नदी निकलती है और इस नदी को बोलते हैं, ध्यान रखना, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी कहलाती है, स्वर्ण रेखा नदी कहलाती है। ठीक है, हाँ वो सारी बातें हम करेंगे, सब बातें करेंगे यहाँ पर। तो ये रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और ध्यान रखना ये पूरा का पूरा पठार भारी मात्रा में बिटुमिनस कोयला प्लस लौह अयस्क, बिटुमिनस कोयला और लौह अयस्क दोनों अगर एक साथ कहीं पर पाए जाते हैं तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, रुहुर प्रदेश बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना क्या कहलाता है, रुहुर प्रदेश कहलाता है, रुहुर क्षेत्र कहलाता है। जर्मनी में इसी प्रकार से पाए जाते हैं तो वहीं से ये शब्द लिया गया है, रुहुर प्रदेश इसको कहा जाता है। ठीक है, हाँ भारत का रुहुर प्रदेश इसको बोलते हैं। अब यहां से जब ये रांची से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है तो स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में एक जलप्रपात बनता है और इस जलप्रपात को हम बोलते हैं हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखना है कुछ चीजें आपको। ठीक है, अब यहीं पर मैंने आपको बताया था हजारीबाग पठार में, हजारीबाग पठार में ही पड़ता है पारसनाथ, पारसनाथ पर्वत श्रेणी, और पारसनाथ पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, इसको बोलते हैं संवेद शिखर, संवेद शिखर। तो संवेद शिखर ध्यान रखना ये क्या है, ये हजारीबाग पठार या छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग है और संवेद शिखर जो है वो क्या है, जैन तीर्थ स्थल है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैन धर्म के तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखें। ठीक है, तो ये भारत का रुहुर प्रदेश भी कहलाता है, सही कह रहे हैं आप लोग। क्लास बिल्कुल लाइव है, ठीक है, लाइव क्लास चल रही है। नहीं, महात्मा गांधी जलप्रपात महेंद्र जी यहां पर नहीं है, महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक में पड़ता है, महात्मा गांधी जलप्रपात की आगे बात करेंगे। तो ये क्षेत्र पड़ते हैं, तो छोटा नागपुर पठार के बारे में इसको फटाफट से आप लोग लिख लें, फिर मैं एक एक पॉइंट आगे लिखता चला जाता हूं, एक एक पॉइंट यहां पर लिख देता हूं, फटाफट से इसको लिख लीजिए, फटाफट से लिख डालिए इसको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। मैं एक एक पॉइंट में से सारी चीजें जो आपको बताई हैं इसको मैं लिख देता हूं, लिखते जाइए पॉइंट वाइज आप भी। तो लिखें छोटा नागपुर पठार में बिटुमिनस, छोटा नागपुर पठार में बिटुमिनस कोयला तथा लौह अयस्क के भंडार हैं, तथा लौह अयस्क के भंडार हैं, इसलिए इसे भारत का रुहुर प्रदेश कहते हैं, इसलिए इसे भारत का रुहुर प्रदेश या काला प्रदेश, रुहुर प्रदेश कहते हैं। वास्तविक रूप से रुहुर प्रदेश ध्यान रखना जर्मनी में पड़ता है। ठीक है, और ध्यान रखना दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी भारत की रुहुर घाटी कहलाती है, भारत की रुहुर घाटी कहलाती है। तो रुहुर घाटी के नाम से ध्यान रखना क्योंकि दामोदर नदी घाटी में ही भारी मात्रा में क्या पाया जाता है, दामोदर नदी घाटी में ही भारी मात्रा में ध्यान रखना बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। जैसे जर्मनी की रुहुर नदी है वहां से ये नाम आपका लिया गया है। ठीक है, मैंने आपको लिखा दिया था आपका पारसनाथ जो है ये मैंने आपको बता दिया था किसका भाग है। ठीक है, आप पीछे का वीडियो देखिए उसमें आपको पता चल जाएगा। इंद्रावती नदी पर मैंने आपको बता दिया था कल जो झरना है सचिन चावला जी, इंद्रावती नदी पर पड़ता है चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात पड़ता है जिसको एक संज्ञा दी गई है मिनी नियाग्रा जलप्रपात की, उसे मिनी नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं। पारसनाथ आप ध्यान रखें, बुकों में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको कर देते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आप ध्यान रखें। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख आपकी है, अगर ऐसे पूछा जाता है तो गीता दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कुद्रेमुख मानी जाएगी। ठीक है, अगर उसको विभाजित करके देखते हैं, लेकिन पूरे के पूरे पश्चिमी भाग की अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा ऊंचाई दक्षिण में है इसकी, जिसको हमने अनाई मुदी बताया था आपको। ठीक है, तो दामोदर नदी घाटी भारत की रुहुर घाटी कहलाती है। नेक्स्ट लिखें दामोदर नदी, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार, सीएनपी लिख रहा हूं मैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित करती है, तो दो भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, उत्तरी भाग जो है, उत्तरी भाग हजारीबाग, हजारीबाग पठार। ठीक है, और जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग ये आपका कहलाता है रांची पठार, रांची पठार। ठीक है, अब देखिए पठार के अंदर इस पठारी क्षेत्र में क्या है कि कुछ भाग तो अपर्दित हो गया है, कुछ भाग ऊपर उठा रह गया है। तो जो ऊपर उठे हुए भाग जो दिखाई देते हैं वो ये ऐसा दिखाई देता है कि जैसे किसी सागर में द्वीप है। द्वीप आपने देखा होगा, सागर समतल होता है, बीच में द्वीप उठे हुए भाग होते हैं। तो इस पूरे के पूरे छोटा नागपुर पठार पर बीच बीच में कुछ उच्च भूमियां हैं, मतलब ऊपर उठी हुई है लेकिन समतल है। तो वो ध्यान रखना पठार के अंदर पठार दिखाई देते हैं, पठार के अंदर पठार नजर आते हैं। तो इसी वजह से यहां पर एक और क्षेत्र आपका है, इसको लिख लिया होगा सामने साथ में। ठीक है, संप्रदाय नहीं बोलते, संप्राय, समप्राय के मैदान कहा जाता है। ठीक है ना, समप्राय कहा जाता है। तो ध्यान रखें उत्तरी भाग हजारीबाग और दक्षिणी भाग रांची का पठार आपका कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख देता हूं आगे। रांची पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। ठीक है, और ध्यान रखें स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात। तो ध्यान रखें हुंडरू जलप्रपात सम्मिलित करने के लिए पूछ लेता था, हुंडरू जलप्रपात स्थित है। तो यहां पर एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है हुंडरू, और स्वर्ण रेखा नदी का नाम स्वर्ण रेखा इसलिए पड़ा है कि ध्यान रखना इस नदी में प्लेसर भंडार, प्लेसर निक्षेप, या ये लिखें स्वर्ण के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, प्लेसर निक्षेप
पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, नदी का नाम स्वर्ण रेखा इसलिए पड़ा है, जैसे सोन नदी है, सोन नदी घाटी में भी जो उसकी बालू होती है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें आपके सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा है सोन नदी। इसी तरह से इसका नाम भी पड़ा है स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है वो ध्यान रखना, तो ध्यान रखें, स्वर्ण के प्लेसर भंडार पाए जाते हैं। सोने के भंडार अगर चट्टानों में पाए जाते हैं तो उसको धातु रेखा भंडार बोलते हैं, लेकिन अगर नदी घाटियों में पाए जाते हैं तो उसको प्लेसर भंडार बोलते हैं। तो प्लेसर भंडार पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर आगे, छोटा नागपुर पठार में CNP में, ठीक है, द्वीप समान स्थलाकृतियां, पाटभूमि कहलाती हैं। पाटभूमि मतलब पेटलैंड्स, पाटभूमियां कहलाती हैं। तो ध्यान रखना, पठार में पठार, जैसे ये मान लीजिए पठार है और इसके ऊपर एक इस तरह से आ गया चबूतरा सा, फिर आ गया, फिर चबूतरा सा आ गया, तो इस प्रकार से क्षेत्र जो दिखाई देते हैं, मतलब पठार में इस तरह से उभरे हुए द्वीप समान स्थिति दिखाई देती है। ऐसे द्वीपों को हमने क्या बोल दिया, पेटलैंड्स कहा जाता है, पेटभूमियां कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है, पेटभूमियां इसको बोलते हैं। पेटलैंड्स पूछा जाता है कहां पर पाए जाते हैं, तो पेटलैंड्स ध्यान रखना स्वर्ण रेखा नदी में पाए जाते हैं, सॉरी छोटा नागपुर पठार में पाए जाते हैं, छोटा नागपुर पठार में पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखें। तो ये हो गया छोटा नागपुर पठार। अब इसके साथ में एक और पठार आगे पड़ता है, प्लेसर भंडार बोले जाते हैं। प्लेसर मतलब नदी के अंदर जो सोने के निक्षेप पाए जाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं नदी की बालू में, उसको बोलते हैं प्लेसर। ठीक है, अब हम एक और पठार की बात कर लेते हैं, वो पठार कहलाता है शिलोंग पठार। शिलोंग पठार, और इस शिलोंग पठार को मेघालय मिकिर पठार भी बोलते हैं, मेघालय मिकिर पठार। इसी पठार को ध्यान रखना कार्बी एंगलोंग पठार भी बोलते हैं, कार्बी एंगलोंग पठार। ठीक है, तो मेघालय मिकिर पठार, चाहे शिलोंग का पठार और चाहे कार्बी एंगलोंग पठार, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ऐसी स्थिति बनती है इस क्षेत्र में, जैसे ये मान लीजिए ये पूर्वोत्तर राज्य है, इसमें आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर छोटा नागपुर पठार है, यहां पर ध्यान रखना इस क्षेत्र में यहां पर आपको दिखाई देती हैं क्या, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, अब यही राजमहल की पहाड़ियां जो है वो आगे की तरफ चली गई हैं, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर पहाड़ियां आ जाती हैं, इस तरह से दिखाई देता है। तो ध्यान रखना, इसी के बीच का ये जो भाग है, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, जो आपका बांग्लादेश का मैदानी भाग कहलाता है, इस मैदानी भाग में यहां पर एक भ्रंश बन गया, मतलब भूपृष्ठ का ये भाग नीचे धस गया, और इसके नीचे धसने से हुआ क्या, इसके नीचे धसने से यहां से बहती हुई आई ब्रह्मपुत्र नदी, वो यहां पर आ गई, यहां से बहती हुई आई गंगा नदी, वो यहां पर आकर गिरी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के यहां पर गिरने से, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के यहां पर गिरने से ये पूरा का पूरा भाग मैदानी भाग में परिवर्तित हो गया। तो ये पूरा का पूरा भाग इस समय क्या है, एक मैदानी भाग बन गया है, एक मैदानी भाग है। इसी के बीच का जो गैप हो गया, ये मुख्य प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, पठार है। ठीक है, और ये इसी का भाग आगे था, ये विस्तृत भाग था। तो यहां पर राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल, और यहां पर गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी और मिकिर पहाड़ी। तो इसके बीच का जो गैप कहलाता है, इस गैप को हम बोलते हैं, ध्यान रखना, राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप, या इसी को बोलते हैं मालदा गैप, मालदा गैप। तो आपसे यह पूछा जाता है कि शिलोंग का पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से किस भ्रंश से अलग होता है, किस भाग से अलग होता है, तो ये आपका क्या है, राजमहल गारो गैप है, या इसी को हम बोलते हैं मालदा गैप। तो मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखें। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखें, तो राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के नाम से जाना जाता है, ये जो गैप यहां पर है। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको बता रहा था। अब देखिए, ये तो आप समझ गए मालदा गैप क्या है। मालदा गैप क्या है कि ये भाग नीचे धस गया, नीचे धसने से यहां पर गहरी घाटी बनी होगी, इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आकर गिरने लगी, तो ये पूरा का पूरा नदियों ने इसको क्या बना दिया, मैदानी भाग बना दिया। तो इसके बीच में गैप हो गया, ये प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा हो गया और ये अलग हो गया। बीच में अलग करने वाला भाग क्या कहलाता है, मालदा गैप कहलाता है, इसको ध्यान रखना है, मालदा गैप कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इन पहाड़ियों की विशेषताएं मैं आपको लिखवाऊंगा, सारी चीजें। यहां से ये जो पहाड़ियां हैं, ये कीपाकार पहाड़ियां हैं, जैसे ये मान लीजिए यहां पर इस प्रकार से इनका निर्माण है, ये पहाड़ियां इस प्रकार से नजर आती हैं, इस तरह से 3 पहाड़ियां लगातार हैं, और जो चौथी पहाड़ी है वो गोल पहाड़ी है, इसका अपर्दन ज्यादा हो गया है, तो ये गोलाकार पहाड़ी है, और ये कीपनुमा पहाड़ियां कहलाती हैं, कीपनुमा। तो ये कहलाती है गारो, ये कहलाती है खासी, और ये कहलाती है जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, और ये है मिकिर। मिकिर कैसी है, गोलाकार पहाड़ी, गोलाकार पहाड़ी है, और ये तीनों पहाड़ियां कैसी हैं, ये कीपनुमा पहाड़ियां कहलाती हैं, कीपनुमा पहाड़ियां। ठीक है, अब यहीं से प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं शिलोंग के पठार के। अभी आपको यह भी बता दूं, यहां पर जो पहाड़ी थी वो राजमहल पहाड़ी थी, राजमहल पहाड़ी, और इनके बीच में जो भ्रंश हो गया, ये वाला जो भ्रंश है, इसको बोलते हैं मालदा गैप, मालदा गैप या मालदा भ्रंश कहलाता है। अब प्रश्न देखिए पूछे जाते हैं यहां पर इन तीनों पहाड़ियों से ही पूछा जाएगा कि ये पूरा का पूरा जो शिलोंग का पठार है, इस शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी। हाँ, बांग्लादेश पूर्ण रूप से मैदान है, और पूरा का पूरा ये मैदानी क्षेत्र है, नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में ही आपका आता है। तो यहां पर ध्यान रखना, पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, प्रायद्वीपीय पठार की, सॉरी शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखना कहां पर पड़ती है, गारो पहाड़ियों पर पड़ती है, और इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं नौक्रेक, नौक्रेक कहलाती है। और नौक्रेक ध्यान रखना, ये क्या है, इसको जैव मंडल नीचे घोषित कर दिया है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान भी यहीं पर पड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, माउसिन राम बोलते हैं, मासिन राम है, और इसी के बगल में एक और जगह पड़ती है, इसको बोलते हैं चेरापूंजी, चेरापूंजी। ठीक है, और यहीं पर पड़ती है मेघालय की राजधानी शिलोंग। तो शिलोंग भी पूछा जाए कहां पर है, तो खासी पहाड़ियों पर पड़ती है शिलोंग। ठीक है,
हाँ, मासिन राम आपका कहलाता है। राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार ध्यान रखना झारखंड में पड़ता है और कुछ पश्चिमी बंगाल में। अब ये पहाड़ियां क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तो इस पहाड़ियों पर ध्यान रखना, इन पहाड़ियों पर भी क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। और इन खनिजों को आप ध्यान रख सकते हैं, आजकल चर्चा में भी चल रहा है आईसीयू। आईसीयू आप ध्यान रखेंगे तो पूछा जाता है कि मेघालय के पठार पर कौन कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। तो मेघालय के पठार पर 3 प्रमुख खनिज ध्यान रखें, आईसीयू ध्यान रखें। आई से हो जाएगा आयरन ओर, और आयरन ओर को बोलते हैं लौह अयस्क, तो लौह अयस्क हो गया, ठीक है। सी से हो जाएगा कोल, कोल का मतलब हो गया कोयला, कोयला यहां पर पाया जाता है। और यू से हो जाएगा यूरेनियम, यूरेनियम के भी निक्षेप यहां पर पाए जाते हैं, यूरेनियम भी आपका पाया जाता है, ठीक है। यूरेनियम आपको पता है झारखंड में भी पाए जाते हैं, झारखंड में भी यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखें। 1141 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है मासिन राम में। मासिन राम में 1141 सेंटीमीटर वर्षा एक बार में रिकॉर्ड की गई है, इसलिए विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीजें इसको फटाफट से बना लीजिए, फिर मैं इसको लिखा देता हूं आपको सारा। बनाइए इसको फटाफट से, ठीक है। चेरापूंजी में थोड़ी सी कम वर्षा होती है, जैसे यहां 1141 सेंटीमीटर है तो उससे थोड़ी बहुत ही कम होती है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो बना लिया होगा सब लोगों ने, लिख लेते हैं इसको एक एक करके। तो लिख लें इसमें शिलोंग पठार, शिलोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, ऐसे लिखिए, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। नेक्स्ट लिखें मालदा गैप या राजमहल गारो गैप द्वारा यह मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से, यह मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है, अलग होता है या पृथक होता है, ठीक है। तो मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है, तो ध्यान रखना ये क्या है, मालदा गैप या राजमहल गारो गैप आपका कहलाता है, राजमहल गारो गैप कहलाता है, ठीक है। महेंद्र सिंह राजपूत जी, क्या समस्या आ गई? महाबलेश्वर में वर्षा अधिक होती है, अच्छी बात है, वर्षा अधिक होती है तो ठीक है ना, होने दीजिए, क्या दिक्कत आ रही। तो यहां पर ध्यान रखें प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है कौन? मालदा गैप इसको अलग करता है, शिलोंग के पठार को। नेक्स्ट लिखें शिलोंग पठार की, शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी, शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी नौकरेक है, सबसे ऊंची चोटी नौकरेक है, ठीक है। और यहीं पर ध्यान रखना नौकरेक मेघालय का या मेघालय में स्थित एक जैव मंडल निचय है, जैव मंडल निचय, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ध्यान रखना बायोस्फीयर रिजर्व है, ये प्रसिद्ध बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है, ठीक है। नौकरेक मेघालय में स्थित एक जैव मंडल निचय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम, मासिन राम खासी पहाड़ियों में स्थित है, खासी पहाड़ियों में स्थित है, खासी पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। तो ये जो गारो खासी पहाड़ियां हैं, ये जो नाम आप देख रहे हैं, ये नाम जो है यहां पर पाई जाने वाली स्थानीय जनजातियों के नाम हैं, और ये जनजातियां इन पहाड़ियों पर निवास करती हैं, तो इन पहाड़ियों के नाम इन्हीं जनजातियों के नाम पर आपके पड़ गए, ठीक है। तो इन्हीं जनजातियों के नाम पर ये नाम पड़े हैं, ठीक है। अनुराग चौधरी जी, वर्षा कैसे मापी जाती है? देखिए वर्षा मापी एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं रेन गॉज, रेन गॉज कहा जाता है। अब ये जो रेन गॉज है, रेन गॉज इसको बोलते हैं, या शुद्ध हिंदी में लिखें तो वर्षा मापी, वर्षा मापी एक ऐसा इस तरह से एक यंत्र होता है, यहां पर इस प्रकार से इसका मुंह खुला रहता है, यहां पर इसमें सेंटीमीटर के और मिलीमीटर के निशान लगे होते हैं। तो इतने इसका मुंह के क्षेत्रफल जो होता है, इतने क्षेत्रफल पर जितनी वर्षा की बूंदें इसमें प्रवेश करती हैं, इन वर्षा की बूंदों के आधार पर इसमें जितने सेंटीमीटर या मिलीमीटर पानी भर जाता है, उसी को उस क्षेत्र के पूरे क्षेत्रफल से गुणा करके अंदाजा लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें यहां पर इस जितने इसके अंदर पानी जाएगा उतने सेंटीमीटर पानी उसमें ऊपर चढ़ जाएगा, तो जितना इसका क्षेत्रफल है इस यंत्र का, उस एरिया में जितने में बारिश हुई है उस एरिया के अनुसार उसमें लगा लेते हैं। जब इतने क्षेत्रफल में इतनी बारिश हो गई तो इस क्षेत्र में इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई होगी, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। कृष्ण जी, आपका सेंटर कहीं भी आया है वो भूगोल से संबंधित आपका नहीं है, भारत के भूगोल की बात कर रहा हूं। आपका सेंटर वुहान में आया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जगह, शानदार जगह, घूमकर आइए आराम से, ठीक है। देखिए जो टॉपिक आपका चला उस टॉपिक से संबंधित आप क्वेश्चन करें, आपका सेंटर कहीं भी आया उससे यहां पर कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखें, लिख लिया, पिछली मैंने आपको स्लाइड वापस कर दी, ठीक है। चले आगे। तो यहां पर हम बात कर रहे थे रेन गॉज, आप जान के वर्षा मापी, और एक और क्षेत्र वो बात करेंगे बाद में। तो देखिए इस तरह से चीजों को ध्यान रखें। नेक्स्ट लिखें, लिखें गारो खासी, गारो खासी तथा जयंतिया, गारो खासी तथा जयंतिया पहाड़ियां, गारो खासी तथा जयंतिया पहाड़ियां कीपनुमा पहाड़ियां कहलाती हैं, कीपनुमा पहाड़ियां कहलाती हैं, ठीक है। कीपनुमा पहाड़ियां कहलाती हैं, जबकि जबकि मिकिर, मिकिर गोलाकार पहाड़ी, गोलाकार पहाड़ी है, गोलाकार पहाड़ी है, ठीक है, गोलाकार पहाड़ी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट देख लें, शिलोंग के पठार में, शिलोंग के पठार में लौह अयस्क, लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क कोयला तथा यूरेनियम, यूरेनियम
जैसे खनिज पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः ध्यान रखना इसमें लौह अयस्क, कोयला और यूरेनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। ICU याद रखें, इससे आपको याद रहेगा, ये सारे के सारे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें ICU याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, आयरन और कोल और यूरेनियम जैसे खनिज आपके पाए जाते हैं। तो ये विशेषता थी ध्यान रखना पूरे के पूरे पठार की। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीलों का पठार। अब देखिए हम बात कर लेते हैं अगला पठार, जिसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार, दक्कन पठार, डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है ये, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। तो देखिए दक्कन के पठार की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा पठार एक तो कहलाता है। ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति में ये फैला हुआ पठार है, त्रिभुजाकार आकृति में ये पठार पाया जाता है, ये कहलाता है दक्कन का पठार, जो लावा से निर्मित पठार है। ठीक है, लावा से निर्मित है। तो लिखिए यहां पर भारत जाने के लिए, भारत में यह भारत का सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, सबसे बड़ा पठार है, त्रिभुजाकार आकृति में, त्रिभुजाकार आकृति में बेसाल्टिक, बेसाल्टिक लावा से निर्मित, बेसाल्टिक लावा से निर्मित पठार है, बेसाल्टिक लावा से निर्मित पठार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो बेसाल्टिक लावा पठार कहलाता है। जो लावा भूपृष्ठ के ऊपरी सतह पर आके जमा हो जाता है वो बेसाल्टिक लावा कहलाता है, और जो भूपृष्ठ के नीचे ठंडा होकर ठोस हो जाता है वो ग्रेनाइट कहलाता है। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों में अंतर ध्यान रखें। बेसाल्टिक लावा ऊपरी सतह पर और आंतरिक भाग में निचली सतह पर ग्रेनाइट के नाम से जाना जाता है। अब बेसाल्टिक लावा से निर्मित पठार है, और बेसाल्टिक लावा जब लगातार चट्टान में परिवर्तित होकर विखंडित होगा तो ध्यान रखना यहां पर कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा, काली मिट्टी पाई जाएगी। तो काली मिट्टी ध्यान रखना सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखें बेसाल्टिक लावा से ध्यान रखें। नेक्स्ट, इस पठार में, इस पठार में काली मिट्टी या काली मृदा पाई जाती है। तो यहां पर जब काली मिट्टी पाई जाएगी, और काली मिट्टी आपको पता है इसको रेगूर मृदा भी बोलते हैं कपास की खेती के लिए, तो ध्यान रखें काली मिट्टी, काली मृदा कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है, उपयोगी होती है। तो ध्यान रखना काली मिट्टी में सबसे ज्यादा नमी रोकने की क्षमता पाई जाती है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस मिट्टी में सबसे ज्यादा नमी रोकने की क्षमता पाई जाती है, तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा नमी रोकने की क्षमता है। तो एक बार में ही, एक बार बारिश हो जाए तो इसमें कपास आपकी खेती पूरी तरह से हो जाती है। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं बिना सिंचाई के कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, तो बिना सिंचाई के कपास की खेती ध्यान रखना कौन सी मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी ध्यान रखना क्योंकि इसकी किससे बनी है, लावा के टूटने से बनी है, और लावा में क्या होता है, सिलिका। तो सिलिका जब जैसे ही नमी मिलती है, नमी मिलने पर वो बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाता है। तो काली मिट्टी की विशेषता है कि जैसे ही नमी इसको मिलती है तो ये पैरों से चिपकने लग जाती है, और जैसे ही शुष्कता की अवस्था आती है, आप देखिए महाराष्ट्र में जब सूखा पड़ता है तो गहरी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। तो गहरी गहरी दरारें पड़ने के कारण एक प्रश्न और बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। तो इतनी गहरी दरार पड़ जाती है कि ऐसे लगता है किसी ने हल चला दिया है। तो ध्यान रखना स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहलाती है, सबसे ज्यादा नमी रोकने वाली मिट्टी भी कहलाती है, बिना सिंचाई के कपास की खेती करने वाली मिट्टी कहलाती है। तो ध्यान रखना ये इस तरह से जानी जाती है। और इसका काला रंग जो होता है वो काला रंग आपको पता है कि टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट की अधिकता के कारण होता है। टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट होता है इसमें, इसलिए इसका रंग काला हो जाता है। और यहीं पर अगर आयरन ऑक्साइड होता तो इसका रंग कैसा हो जाता, लाल हो जाता। तो इसका काला रंग भी इस तरह से है। तो ये हम बात करेंगे जब हम मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे, जब काली मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी केवल ध्यान रखना है कि जो दक्कन का पठार है वो काली मिट्टी से संपन्न पठार है। इसी वजह से यहां पर आप देखेंगे कपास की खेती ज्यादा होती है। कपास की खेती आपको पता है कि विश्व की सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है, बताइए फटाफट से कमेंट करके। विश्व की सूती वस्त्र की, सॉरी भारत की, विश्व की भारत की सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है। तो भारत की सूती वस्त्र की राजधानी या भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो जहां जहां पर भी कपास ज्यादा होगा वहां सूती वस्त्र उद्योग होगा, और सूती वस्त्र उद्योग जहां भी होगा वो मैनचेस्टर की उसको संज्ञा दे दी जाती है, क्योंकि ब्रिटेन का मैनचेस्टर जो है वो विश्व में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। तो वहां पर वो प्रसिद्ध है। जैसे जर्मनी का रूर प्रदेश था, तो जर्मनी का रूर प्रदेश जर्मनी में है, लेकिन उसी जैसी स्थिति अगर बनती है भारत में तो उसको भारत का रूर प्रदेश बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बता दूं, लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन आपको ऐसे ही ज्यादातर पता है, सही जवाब दे रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो आपको अहमदाबाद लगाना है। भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है तो मुंबई आपको लगाना है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कानपुर को लगाना है। भारत का दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो आपको कोयंबटूर को लगाना है। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा लगाना है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए गलतियां हो जाती हैं, तो ध्यान रखें। साथ साथ में मैं लिख देता हूं फटाफट से। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए सूती वस्त्र राजधानी, सूती वस्त्र राजधानी किसे कहा जाता है तो यह मुंबई को कहा जाता है, मुंबई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर अगर पूछा जाए तो अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए उत्तर भारत, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो तमिलनाडु में पड़ता है कोयंबटूर।